ज्योतिष के फलादेश करने के कुछ सूत्र पढ़ेंगे आज। आज है ना, ये बेसिक नॉलेज है, बेसिक बेसिक बेसिक। ठीक है, मैंने ये ज्योतिष के फलादेश के बेसिक सूत्र वो शुरू में पढ़ाए हुए थे। तो इस क्लास में क्या है कि कोई एक दो जने नए नए जुड़े हैं बच्चे, तो वो पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छे करके ही कर रहे हैं। उन्होंने ज़्यादा पूछने की जरूरत नहीं पड़ रही उन्हें मेरे से कुछ, पर फिर भी उन्होंने मेरे से बोला कि गुरुदेव जो कुछ सूत्र आपने बेसिक के पढ़ाए हुए थे वो हमें समझा दीजिएगा, वो हमारे थोड़ा कम समझ में आ रहा था। तो मैंने कहा इसको हम जरूर पढ़ा देंगे कि बेसिक कुछ सूत्र ऐसे हैं जो ज्योतिष में हमेशा ज्ञातव्य विषय वाली बातें हैं, जो ज्योतिष में कुछ ध्यान रखने वाली चीज है। तो यहां से क्या बना हुआ है, एक चार्ट बना हुआ है 12 घरों का, 12th हाउस का एक चार्ट बना हुआ है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप लोगों को भले ही उल्टा दिख रहा हो तो दिखने तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं सीधा लिख रहा हूं मैं मेरे हिसाब से, तो आप लोग देख लेना, उतना तो समझ में आ जाता है। ठीक है, लग्न से तीसरे, छठे तथा 11वें भाव में क्रूर ग्रहों का बैठना जातक को शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, अब देखो लग्न से तीसरे, यहां अगर मंगल बैठा है, राहु बैठा है, शनि बैठा है, ठीक है, सूर्य बैठा है और केतु बैठा है। ठीक है, मैंने ग्रहों के नाम लिए हैं, केतु, ठीक है, मंगल, राहु, ठीक है, शनि और सूर्य। तो ये पांचों ग्रह क्रूर पाप ग्रह हैं। दिखने तो उल्टा दिख रहा है तो क्या दिक्कत है, तुम सीधा उल्टा ही मानो उसको, क्या दिक्कत है। अब इसको मैं कैसे ठीक करूं, उल्टा दिख रहा है तो मेरे को कैमरा उल्टा कर देना पड़ेगा, फिर मुझे कैमरा नहीं दिखता रहता है कि मैं जो पढ़वा रहा हूं उल्टा नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं आपकी नजर से देखूं तो ठीक ही है, मैं ऐसे क्यों देखूं, उल्टा दिखने तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको सीधा करना। सीधा करने का मतलब है समझना कि भाई मैं उल्टा लिख रहा हूं, ये समझ लेना, मैं सीधा ही लिख रहा हूं। अब आपको उल्टा दिखेगा ही वो तो। देखिए, इस घर में क्रूर पाप ग्रह, इस घर में बलवान हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, थर्ड हाउस में क्रूर पाप ग्रह पॉजिटिव हो जाते हैं, तीसरे हाउस में। ठीक है, अब 6th हाउस जो होता है ये भी क्रूर घर माना गया है, क्रूर पाप ग्रह, ये रोग ऋण शत्रु कर देगा घर है। राहु, केतु, मंगल, शनि और सूर्य 6th हाउस में। तो 6th हाउस में ये जो 5 ग्रह मैंने बताया क्रूर पाप ग्रह, ये भी यहां पे आके पॉजिटिव हो जाते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं। और एक घर कौन सा है, यहां क्या लिखा है, क्रूर ग्रह, तीसरे, छठे, 11वें भाव में क्रूर ग्रहों का बैठना जातक को शक्ति प्रदान करता है। अब देखो ये जो 11th हाउस में यहां पे भी सूर्य, ठीक है, राहु, शनि, मंगल और केतु, 5 क्रूर पाप ग्रह माने गए हैं, 5 क्रूर पाप ग्रह माने गए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं तो आप लोगों को ज्यादा दिखेगा। हेलो, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, सूर्य, राहु, शनि, मंगल, केतु, यही 5 ग्रह क्रूर 5 ग्रह होते हैं। सूर्य क्रूर ग्रह, पाप ग्रह, ठीक है, राहु क्रूर ग्रह, पाप ग्रह, शनि क्रूर ग्रह, पाप ग्रह, मंगल क्रूर ग्रह, पाप ग्रह, केतु क्रूर ग्रह, पाप ग्रह। अब ये 5 ग्रह अगर 3rd हाउस में बैठ जाए, तीसरे घर में, और छठे घर में बैठ जाए 6th हाउस में, और एकादश भाव में हो जाए, तो ये क्रूर पाप ग्रह वहां पॉजिटिव रिजल्ट देते, खराब रिजल्ट नहीं देते, अच्छा काम करते। ये बेसिक सूत्र पढ़ा रहा हूं। मेरे पास नवीता चौधरी जी हैं, वो स्टूडेंट है मेरी, व्हाट्सएप पे पर्सनल, वो मतलब क्लासेस सीख रही है ज्योतिष मेरे पास, पेमेंट देके मंथली। तो उन्होंने आज मेरे से बोला था कि गुरुदेव जो आपने सूत्र वाली क्लासेस पढ़ाई थी उसको दोबारा पढ़ा दीजिएगा, वो थोड़ा समझ में नहीं आया। तो मैं इसको दोबारा से रिवाइज करा रहा हूँ, और बाकी चीजें उन्होंने कवर कर ली हैं वीडियोस देख के। और मैंने बोला हुआ है उनसे कि कोई प्रॉब्लम अगर आपको किसी क्षेत्र में कुछ जानने से संबंधित होती है तो मुझसे पूछ लीजिएगा, जो मेरे स्टूडेंट हैं। तो
इसके लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे जो है थर्ड हाउस में कोई भी क्रूर पाप ग्रह बैठ जाए तो अच्छा फल देता है। सिक्स हाउस में कोई भी क्रूर पाप ग्रह बैठ जाए तो वो भी अच्छा फल देता है। आर से राहु हो गया, प्लस शनि हो गया, प्लस सूर्य हो गया, प्लस केतु हो गया, प्लस एम हो गया मंगल। तो ये क्रूर पाप ग्रह इस घर में पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, और थर्ड हाउस में ये क्रूर पाप ग्रह रिजल्ट देते हैं पॉजिटिव, और 11th हाउस में भी ये क्रूर पाप ग्रह पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। अब बात रही 11th हाउस के बारे में, एक सूत्र पता है क्या बोला गया कि जो लाभ के घर का लॉर्ड होता है, लाभ के घर में जितने भी ग्रह हैं सारे ग्रह यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। गुरु भी, शुक्र भी, बुध भी और चंद्र भी। मतलब 9 के 9 ग्रह 11th हाउस में अच्छा ही फल देते हैं, पूरे 9 के 9 ग्रह 11th हाउस में। ये एक सूत्र है बेसिक फलादेश के लिए कि एकादश भाव में हर ग्रह शुभ माना जाता है। यहां लिखा हुआ है इसमें कि लग्न से तीसरे, छठे तथा 11वें भाव में क्रूर ग्रहों का बैठना जातक को शक्ति प्रदान करता है, बल देता है, अच्छा काम करता है। 11वें भाव में सभी ग्रह शुभ फल देते हैं। ठीक है, ये एक पहला सूत्र है। तो इसको अब मैं मिटो देता हूं क्योंकि मुझे बेसिक के और भी जितने सूत्र हैं सबको पढ़ाना है। बेसिक के सूत्र मैंने पढ़ाए हुए 2 दिन 3 दिन उसकी क्लासेस चली हैं अलग से, और आज मैं उन्हीं को दोबारा से कवर कर रहा हूं। देखिए मैं एक चार्ट बना रहा हूं। तीन नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10, 11, 12, 1, 2। अब देखिए मैं बहुत बार पहले बता चुका हूं मेरी बेसिक की क्लासों में कि आप कोई भी रैंडमली नंबर बैठाइए, लग्न कोई सा भी होना चाहिए। फलादेश जो होता है ना, जो जानकार एस्ट्रोलॉजर होगा वो हर भाव में फलादेश कर लेगा, अच्छे से कर लेगा। बात समझ में आया? तो यहां मैंने एक ही नहीं बैठाया, मैंने रैंडमली एक कोई भी लग्न दे दिया। कोई 9 बोलेगा 9 दे देंगे, कोई 12 बोलेगा 12 दे देंगे, कोई 3 बोलेगा, कोई भी एक लग्न उठा लो रैंडमली सिलेक्शन से। अब यहां पे क्या लिखा है? दूसरा, स्वग्रही। स्वग्रही ग्रह क्या होता है कि जो अपनी खुद की राशि में बैठा हो। ठीक है, गुरु जो खुद की 9 नंबर की धनु राशि में बैठा है या यहां बैठा है, ये स्वग्रही ग्रह हो गया। ठीक है, उसके बाद लिखा है उच्च क्षेत्रीय। तो हम गुरु को एक ही बैठाते हैं, उच्च क्षेत्रीय एक ग्रह बैठाना पड़ेगा हमें, तो उच्च क्षेत्रीय लिखा है। कौन कौन से ग्रह उच्च क्षेत्रीय और स्वग्रही होते हैं? अब देखिए उच्च क्षेत्रीय, उच्च क्षेत्रीय माने जो उच्च का ग्रह होता है। तो उच्च का ग्रह अगर हम देखें बुध की राशि पे बुध हो गया, यहाँ कन्या राशि पे बुध उच्च का होता है, तो उच्च क्षेत्रीय ग्रह। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें मित्र क्षेत्रीय लिखा है, तो यहां हमने सूर्य को बैठा, यहां तो उच्च का हो जाएगा सूर्य, यहां हमने चंद्रमा को बैठा दिया। चंद्रमा मित्र है मंगल का। ठीक है, चंद्रमा को बैठा दिया मित्र क्षेत्रीय। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि अथवा स्वक्षेत्र, स्वक्षेत्र माने खुद की राशि पे। ठीक है, तो खुद की राशि पे चंद्रमा तो हो गया, सूर्य को हमने खुद की राशि पे बैठा दिया, स्वक्षेत्र, ये अपने स्वक्षेत्र की राशि पे बैठ गया। अब उसके बाद हमने क्या यहाँ पे लिखा है? स्वक्षेत्र अथवा उच्च क्षेत्र। उच्च क्षेत्र पर दृष्टि डालने वाले ग्रह उस स्थान के गुणों की वृद्धि करते हैं। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि अगर ये अपने ही घर को दृष्टि वाइज भी देख रहे हैं तो भी उस घर की वृद्धि कर देते हैं। तो अब हम इसको क्या करते हैं, सबको उल्टी जगह बिठाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने दृष्टि संबंध के बारे में बात करी है, दृष्टि संबंध। तो गुरु मान लीजिए यहाँ बैठा है, तो अपने ही स्वराशि स्वक्षेत्र के घर को देखेगा, स्वराशि को, यहाँ गुरु की राशि को, तो दृष्टि से तो इस घर का भला करेगा। वो मैं कल पढ़ा चुका हूं, कल भी क्लास में मैंने पढ़ाया है कि अगर खुद के घर को ग्रह देख रहा है शुभ दृष्टि वाइज तो उसका भला करता है। अब बुध यहाँ पे नीच का होता है, बट यहाँ पे बुध उच्च का होता है। तो अगर बुध को हम यहां से मिटो के यहां भेज दें, चलो यहां नहीं भेज देंगे, इसके लिए एक उपाय करेंगे कि हमने बुध को जो है यहां बिठा दिया, यहां पे भी नहीं बिठाएंगे बुध को हम। इस घर में मीन की राशि पे तो वो नीच का हो जाएगा, और इस घर में बिठाएंगे बुध को। बुध को हम यहां बिठाएंगे तो बुध यहां से अपनी मिथुन राशि को देखेगा। तो मिथुन राशि इसकी स्वराशि है, तो कोई भी ग्रह अपने जब घर की राशि को देखेगा तो उसको अच्छा बल देगा। मान लो वो बैठा है शत्रु की राशि पे, अब मान लो चंद्रमा यहां बैठा हुआ है, कहां पे? चंद्रमा शनि की राशि पे बैठा हुआ है। ठीक है, शनि की राशि पे चंद्रमा बैठा है मकर राशि पे, पर इसकी दृष्टि यहाँ पे क्या पड़ रही है? स्वक्षेत्र की राशि, अपने ही राशि को। तो इस घर पे तो शनि खराब, चंद्रमा खराब हो गया क्योंकि राशि शनि की हो गई है। ठीक है, बट जो उसकी दृष्टि चंद्रमा को पड़ रही है तो उस धन के घर को, कुटुंब के घर को, रिलेशन के घर को, माता के घर को, मतलब माँ के मानसिकता को, अपनी मानसिकता को चंद्रमा बल देगा।
समझ में आया? इसमें यही कहने का मतलब है कि इसके बारे में मैं कल जितने भी ग्रहों का रोज फलादेश करता आ रहा हूं तो मैं बताता आ रहा हूं कि जब कोई भी ग्रह अपनी मित्र राशि को देखेगा तो उसको बल भी देगा, उसको लाभ भी देगा। ये चीज मैं पढ़ाता हुआ आया हूं। अब जैसे मान लो सूर्य यहां बैठा है तो यहां पे तो सूर्य स्वक्षेत्री है ही है। अगर सूर्य यहां पे बैठ जाएगा कुंभ राशि पे तो भी सूर्य की सप्तम पूर्ण दृष्टि तो इस घर को पड़ेगी, तो वो इस घर को तो बढ़िया करेगा पराक्रम में। भले ही वो कुंभ की राशि पे सूर्य थोड़ा अगर तकलीफ कारक हो जाए, क्योंकि शनि की राशि पे तकलीफ कारक हो सकता है कुंभ वो सूर्य, पर वो जब अपनी राशि को देखेगा तो उस घर का तो भला करेगा ना। वो ये यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं कि कोई भी ग्रह अगर अपने मित्र की राशि को भी देखता है तो उस घर को भला करता है, अच्छा करता है। और ये सूत्र तो मैं अभी हर चीज में पढ़ाता हुआ आ रहा हूं। मैंने मेष लग्न की नॉलेज दी थी, अभी मेष लग्न में कौन सा ग्रह कहां बैठ के क्या काम करता है दृष्टि वाइज, तो उसमें ये सूत्र मैंने पढ़ाया हुआ है कि जब अपने मित्र के घर को कोई भी ग्रह देखता है तो उसको लाभ देता है, मित्र की राशि को। चलिए उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसे और अधिक स्पष्ट रूप से नीचे लिखे अनुसार समझ लेना चाहिए। अब देखो इन्होंने कैसे समझाया है, इसको भी हम समझ लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। इन्होंने लिखा है सिंह अथवा मेष राशि पर बैठा हुआ हो, सिंह अथवा मेष राशि पर सूर्य, इन राशियों पर सूर्य की दृष्टि पड़ती हो। अच्छा देखो इन्होंने वही चीज लिखाई है जो मैंने अभी बताया कि सिंह राशि या मेष राशि पे अगर सूर्य बैठ जाए, इस पे सूर्य बैठ जाए या मेष राशि पे बैठ जाए या इन पे गलती से दृष्टि पड़ रही हो तो सूर्य अच्छा फल देगा, ठीक है। क्योंकि दृष्टि अब यहां से सूर्य की इस राशि पे पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे नीच का होता है, यहाँ पे उच्च का होता है, ठीक है। अब सूर्य जो है अगर यहाँ पे भी बैठा होगा कुंभ राशि पे तो सूर्य को देखेगा, वो तो मैंने समझा ही दिया। तो इसे यही समझ लो कि कोई भी ग्रह अगर अपने मित्र को देखेगा तो वो उसको बल देगा, उसके सामने वाले को, जो भी अपने मित्र को उस घर को बल देगा, उस घर में वृद्धि करेगा। अब वो भले जिस भी घर का बच्चे का घर का संतान का, तो संतान अच्छी होगी, संतान की पढ़ाई अच्छी होगी, विद्या अच्छी होगी। भाग्य के घर को देखेगा अगर मित्र की राशि को तो भाग्य को वृद्धि कर देगा। इनकम हाउस को अगर मित्र की राशि को देखेगा, अब जैसे देखो इनकम हाउस पे यहाँ मंगल बना हुआ है और मंगल मान लो यहाँ शुक्र की शत्रु की राशि पे बैठा हुआ है, तो इस घर में तो कह सकते हैं कि शुक्र की जो विद्या के घर में थोड़ी सी दिक्कत करेगा, पर मंगल यहां से जो अपनी मित्र दृष्टि से खुद की राशि को देख रहा है सप्तम, तो इस घर की वृद्धि करेगा, पैसे की इनकम की वृद्धि करेगा, ठीक है, क्योंकि मंगल की खुद की स्वराशि होती है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे की। तो चंद्रमा भी इसी प्रकार अगर अपने स्वराशि को मित्र राशि स्वक्षेत्री को देखेगा तो उसका भला करेगा। मंगल को मैंने बता ही दिया, अगर वो भी अपने मित्र की राशि को देखेगा, गुरु के राशि को देखेगा, सूर्य की राशि को देखेगा, चंद्र की राशि को देखेगा, खुद की मीन राशि को देखता है गुरु या मंगल उसके मित्र की, तो उन सब में भला करेगा। बुध भी अपने मिथुन कन्या राशि को, कुंभ राशि को, शनि को, मित्र को, शुक्र की राशि को देखेगा बुध, तो उनका भला करेगा। सूर्य की राशि का भी बुध भला करेगा, उसका भी मित्र है। तो हर ग्रह अपने मित्र राशि को, स्वराशि को, उच्च क्षेत्र जहां पे वो उच्च हो जाएगा उन घरों को भला करेगा। ये बड़ा सरल चीज है, ये सबको पता है। चलिए आगे की बात पढ़ते हैं। जो ग्रह सूर्य के बराबर अथवा उसके समीप अंश पर बैठा उसे पूर्णस्थ माना जाता है। ये प्रश्न एक बार ये वाली बात मैं दोबारा से बता देता हूं। देखिए यहां पे हमने मीन लग्न ले लिया, मीन लग्न के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब मैं एक बात पहले ही बता दूं, इस बात को हमारे दिमाग में ये चार्ट हमेशा उतर जाना चाहिए अगर आपको एक एस्ट्रोलॉजर बनना है, कि ये 12 नंबर लिखने का मतलब ये मीन लग्न है। अब इसके धन का घर जो होगा वो मेष होगा, और पराक्रम के घर का जो होगा वो वृष होगा, और माता भवन भूमि के घर का जो कारक है वो बुध होगा, मतलब शुक्र जो सुखेश हो गया। तो ये बात आप हमेशा याद रखिए। अगर यहाँ कोई भी अंक आ गया तो वो लग्न है, वो राशि लग्न है। वहां पे कौन से, यहाँ पे अगर 3 नंबर है तो मिथुन लग्न है, 4 नंबर है तो कर्क लग्न है, सूर्य है 5 नंबर तो वो सिंह लग्न है। ये आपको अपने दिमाग में हमेशा भर लेना। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये बेसिक। जो ग्रह सूर्य के बराबर अथवा समीप, अब मान लो सूर्य मीन राशि पे बैठा है, यहाँ पे सूर्य 18 डिग्री का होके बैठा, 18 डिग्री का। सूर्य कितनी डिग्री का, 18 डिग्री का। तो सूर्य के आगे पीछे कोई भी ग्रह, सूर्य के आगे पीछे कोई भी ग्रह, सूर्य को अगर हम +7 जोड़ते हैं, कोई भी ग्रह 1 से लेके 30 डिग्री तक होता है, 0 से लेके 30 डिग्री तक का हर ग्रह अंश में चलता रहता है, ठीक है, 30 डिग्री तक मात्र, ठीक है, 30 डिग्री तक का एक ग्रह माना गया है। 30 डिग्री में अब ये पकड़ लो कि सूर्य जो है यहाँ पे 18 डिग्री का, ठीक है, सूर्य 18 डिग्री का।
तो 18 से अगर हम 7 प्लस में करें आगे 7 डिग्री, तो 18 से 7 अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो गया? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 और एक जोड़ लो 25। तो अगर यहां पे 25 डिग्री का चंद्रमा है, चंद्रमा ले लो, राहु ले लो, 25 डिग्री का चंद्रमा भी है और 25 डिग्री का राहु भी है, ठीक है। तो सूर्य के 7 डिग्री आगे पीछे तक अगर कोई भी ग्रह 7 डिग्री 8 डिग्री लिखा, कितना लिखा? 7 डिग्री नहीं, 8 अंश तक, 8 अंश की दूरी पर होता है कोई भी ग्रह। अगर सूर्य के जस्ट समीप में है, समीप में है, समीप में मतलब समझ रहे हो कि सूर्य 18 डिग्री का मैंने बता दिया, तो 18 डिग्री से आगे 25 डिग्री हो गई, 8 पॉइंट, और 18 डिग्री से पीछे 8 पॉइंट, तो कितना हो गया? 10 डिग्री। 10 से 8 18, तो आगे पीछे अगर इसके अंतराल में कोई भी ग्रह डिग्री वाइज बैठा हुआ है, केतु मान लो 13 डिग्री का होकर बैठा, तो 13 डिग्री का अगर केतु बैठा तो वह अस्त हो जाएगा, अस्त हो जाएगा। जो भी 8 डिग्री के अंतराल में ग्रह सूर्य के पास बैठा है वो पूर्ण अस्त हो गया, खत्म हो गया। अब 8 डिग्री से 15 डिग्री के अंतर में अगर कोई बैठा है, 15 डिग्री के अंतर में, 8 से थोड़ा सा दूर में बैठा है, मान लो 25 डिग्री नहीं है, 27 डिग्री का है, तो वो अर्ध अस्त माना जाएगा। अर्ध अस्त, अर्ध अस्त का मतलब समझ रहे हो? आधा अस्त। वो काम करेगा पर कमजोर, कम काम करेगा, वो कोई भी ग्रह। हमारी नविता मैडम जी हैं, एक नविता चौधरी जी, वो क्लास कर रही हैं, तो उन्होंने मुझे पूछा था आज कि गुरुदेव बेसिक सूत्र को एक बार दोबारा पढ़ा दीजिएगा। तो मैडम आप ही के लिए मैं ये समझा रहा हूं, और जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए भी बता रहा हूं कि इस तरीके से समझ लीजिए। और यही प्रश्न ज्ञानेश्वर तिवारी जी का भी रहा था, वो भी सीख रहे हैं, तो मैं बता दे रहा हूं, इसको इस तरह से समझ लीजिए कि जो सूर्य के 7 डिग्री के आसपास रहने वाला है ग्रह, आगे रहे या पीछे रहे, इसका मतलब वो सूर्य की छाया के अंडर में ही आ रहा है। देखो सूर्य, ये समझ लो कि जहां पे सूर्य है वो चारों तरफ प्रकाश दे रहा है, तो जो उसकी 7 डिग्री की 8 डिग्री की कक्षा के अंदर में कोई भी ग्रह वो अस्त हो गया, पूर्ण रूप से अस्त हो गया, खत्म हो गया, जल गया, उसके पास पावर नहीं है। अब जो 7 डिग्री से थोड़ा सा दूरी में है तो उसके पास उसकी रोशनी पड़ रही है, वो जल नहीं रहा है, ऐसे समझ लो। इसको ऐसे समझा देते हैं, मैं एक चार्ट बना के समझा देता हूं बड़े अच्छे तरीके से। वैसे तो समझ में आ गया होगा, मैंने समझा ही दिया बड़े अच्छे तरीके से। सूर्य का प्रकाश जो है यहाँ पे है, तो सूर्य की जो मोटी मोटी किरणें हैं वो यहाँ पे पड़ रही है, यहाँ पे इतनी इतनी डिग्री में पड़ रही है। ये सूर्य की मोटी मोटी किरणें, मोटी मोटी मतलब ज्यादा तेज है। तो अब अगर यहाँ पे चंद्रमा बैठा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, अब सूर्य यहाँ पे जो जो घूम रहा है, तो ये मान लो 1 ही डिग्री का है, 1 डिग्री का है सूर्य। सूर्य तो वैसे पहले में मैं बता दूं 1 डिग्री का। अब इसके 8 डिग्री के अंदर में, मान लो 8 डिग्री के अंदर में मंगल आ गया, यहाँ मंगल आ गया। अब एक कक्षा ये है, अब ये कितनी है? ये इससे 15 डिग्री के अंदर है, 7 से 15 डिग्री, ठीक है। ये जो है ये सूर्य से यहाँ पे अंदर जो है सूर्य का यहीं तक है सूर्य, बट ये जो कक्षा है ये 8 डिग्री के अंदर की है, ये वाली कक्षा यहां से 8 इंच समझ लो कि 8 इंच के अंदर की जो ये ग्रह है उसके आसपास का। अब मान लो कोई उससे थोड़ा सा दूर बैठा है, 15 डिग्री के अंदर में बैठा है, सूर्य यहाँ 1 डिग्री का है। अब मान लो कोई यहाँ पे 10 डिग्री का होकर बैठा है, 10 डिग्री को कोई भी ग्रह बैठा है, चंद्र मंगल राहु बुध केतु जो भी बड़े हुए हैं वो सारे यहाँ 10 डिग्री के बैठे, तो वो यहाँ पे बैठा हुआ ग्रह, यहाँ पे बैठा हुआ कोई भी ग्रह, सूर्य के चंद्रमा हो गया, शनि हो गया, गुरु हो गया, ठीक है, मंगल हो गया, शुक्र हो गया, ठीक है, तो ये आधे अस्त माने जाएंगे, हाफ अस्त। हाफ अस्त मतलब इनके पास थोड़ी सी ऑक्सीजन रहेगी, ये ग्रीन हो जाएंगे, मतलब ये ग्रीन हो गए, ये वाले ये साइड वाले ग्रह, इनके पास आधी ऑक्सीजन रहेगी। और ये जो ग्रह है ये पूर्ण अस्त हो गए। जो सूर्य जो यहाँ पे है ये वाला, इसके जो थोड़ी दूर में नजदीक में ग्रह वो पूर्ण अस्त हो गए, जल के खत्म हो गए, मर गए, वो उसके पास बल नहीं रहा। अब जो थोड़ी दूर में है तो उनको थोड़ी ऑक्सीजन मिल रही है, समझ रहे हैं, उनको थोड़ी ऑक्सीजन मिल रही है। अब बात रही, अब देखो मैं बताऊं, यहां तक हो गया, सूर्य को यहीं तक लेते हैं, ये सूर्य है, यहां तक ये सूर्य है, और इसकी ये वाली कक्षा जो है, ये वाली कक्षा 8 डिग्री की है, ये 16 डिग्री की है, मतलब ये 8 से 16 डिग्री की है, तो यहां वाला थोड़ा कम अस्त होगा। अब जो मान लो सूर्य 1 से 8 तक है वो तो पूरा ही गया, जल गया, खत्म हो गया। जो उससे थोड़ा दूर में वो आधा जल गया। अब मान लो कोई ग्रह जो है, इस बेसिक को मिटाना पड़ेगा,
अब मान लो कोई ग्रह सूर्य से 15 डिग्री की दूरी बना के बैठा हुआ है, यहां पे ऐसे समझ लो कि कोई ग्रह सूर्य से, अब देखो यहां पे हमने राहु शुक्र को बैठाया, बृहस्पति कहां बैठाया हमने, बृहस्पति यहां बैठा है गुरु, चलो अब यहां हमने शनि बैठाया, शनि, ठीक है, तो यहां हमने क्या बैठाया, एक ग्रह बैठाया, कौन सा, तो अब मान लो राहु केतु, तो हमने मान लिया राहु यहां बैठा हुआ है और केतु यहां बैठा हुआ है, और ये जो है ये 19 डिग्री के, 19 डिग्री के, और ये दोनों ग्रह बलवान हो जाएंगे क्योंकि इनके ऊपर सूर्य का प्रभाव नहीं है। 15 डिग्री से दूरी पे जो भी ग्रह बैठा होगा सूर्य की 15 डिग्री की दूरी पे, वो सूर्य की कक्षा में नहीं आएगा, उस पे सूर्य का प्रभाव नहीं पड़ेगा 15 डिग्री से। तो जो 8 डिग्री के अंदर में आएगा सूर्य के आगे पीछे, उसको सूर्य जला के खत्म कर देगा, जला के खत्म कर देगा, अस्त कर देगा, पूर्ण अस्त, उसको काम नहीं करने देगा। अब जो 8 डिग्री से थोड़ा सा आगे रहेगा 15 डिग्री तक, वो आधा जलेगा, आधा जल जाएगा, वो बल काम करेगा, चेष्टा बली होगा, वो काम करेगा, ऐसे समझ लो। अब जो 15 डिग्री से आगे पीछे से बच जाएगा कि उसके ऊपर उसका प्रभाव नहीं रहा, समझ रहे हो, तो वो अच्छा माना जाएगा, उसके ऊपर सूर्य का कम प्रभाव रहेगा, ठीक है, ऐसा समझ लो, ठीक है जी। और सूर्य हमेशा मार्गी चलता है, तो वो आगे ही वाले ग्रहों को नुकसान देगा, पीछे वालों को नहीं देगा, क्योंकि 15 से जो 30 डिग्री तक है उसको नुकसान कम देगा, सूर्य मार्गी चलता है। वक्री जो ग्रह चलते हैं ना, वक्री, उनकी दृष्टि कह सकते हैं कि पीछे भी पड़ेगी, पर मार्गी ग्रह की पीछे कैसे पड़ेगी। चलिए इसको मिटो देते हैं। तो ये चीज इस तरह से समझ गए होंगे आदमी की, यहां लिखा हुआ है जो सूर्य के बराबर अथवा उसके समीपो अंशों पर होता है उसे पूर्ण अस्त माना जाता है। जो ग्रह सूर्य के 8 अंशों की दूरी पर होता है, ठीक है, 8 अंशों की दूरी पर होता है, उससे दूर होता है 8 से 15 तक का, वह आधा अस्त माना गया। तथा जो ग्रह सूर्य के 15 अंश की दूरी पर होता है उसे पूर्ण उदय माना जाता है। मतलब 15 अंश की दूरी से अगर कोई ग्रह सूर्य से बैठा है तो वो पूर्ण उदय माने पूरा ज्वलित है, प्रज्वलित है, वो अपना काम पूरा करेगा, ये बोला गया। पूर्ण उदय ग्रह अपना पूर्ण प्रभाव देता है, आधा अस्त ग्रह अपना आधा प्रभाव देता है, तथा पूर्ण अस्त ग्रह प्रभावहीन हो जाता है, जल के खत्म हो जाता है, ये बताया गया। अब देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, ये भी बहुत बढ़िया एक सूत्र है, इसको भी हम पढ़ा देते हैं। चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। चलिए यहां लिखा है कि किसी भाव का स्वामी पाप ग्रह, दुष्ट ग्रह हो, वह लग्न प्रथम भाव से तृतीय स्थान में बैठा हो। अब मान लो अष्टम भाव का जो स्वामी है वो शनि है, अष्टम भाव का क्रूर पाप ग्रह। अब इन्होंने क्या लिखा है, लग्न से, तो लग्नाधिपति तो यहाँ है, ये चंद्रमा है, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है कि किसी भाव का स्वामी पाप ग्रह, दुष्ट ग्रह हो, वह लग्न प्रथम भाव से तृतीय स्थान में बैठा हो तो अच्छा फल देता है। अब देख लो यहाँ अष्टम मृत्यु के घर का स्वामी शनि है, बट शनि पराक्रम के घर में बैठ जाएगा, ठीक है, लग्न से, चंद्रमा से पराक्रम के घर में शनि अगर तीसरे घर में बैठा हुआ है तो वो मित्र की राशि पे तो हो ही गया, पर वो अच्छा फल देगा, ये कहने का मतलब, ठीक है। पराक्रम के घर में बैठा हुआ ग्रह अच्छा फल देगा। तीसरे घर पे अगर कोई क्रूर पाप ग्रह लग्न प्रथम भाव से तृतीय स्थान में बैठा हो तो अच्छा फल देता है। परंतु जिस भाव का स्वामी शुभ ग्रह हो, वह यदि उस भाव से तीसरे स्थान में बैठा हो तो मध्यम फल देता है। अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां इन्होंने ये लिखा है कि इस पे क्रूर पाप ग्रह जो है अच्छा फल दे रहा है, जो अष्टमेश है। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है कि इसको भी पढ़ लेते हैं। किसी भाव का स्वामी पाप ग्रह दुष्ट ग्रह हो, ठीक है, पाप ग्रह दुष्ट ग्रह, इस भाव का स्वामी शनि है और इसमें तीसरे घर में बैठा है लग्न से, तो वो अच्छा फल देगा, बहुत बढ़िया है, ठीक है, ये बता दिया। वह लग्न प्रथम भाव से तृतीय स्थान में बैठा तो अच्छा होता है। परंतु जिस भाव का स्वामी शुभ ग्रह हो, जिस भाव का स्वामी शुभ ग्रह हो, वह यदि उस स्थान से तीसरे स्थान में बैठा हो तो मध्यम फल दे। अब इसको ऐसे समझ लो कि जिस भाव का स्वामी, अब मान लो इस तीसरे स्थान का भाव का मालिक कौन है, बुध है, और लग्न का मालिक भी कौन है, चंद्रमा है, तो ये दोनों ग्रह कौन है, शुभ ग्रह, ठीक है। अब यहां पे मान लो कि रोग के घर का मालिक गुरु है, रोग के घर का 6th हाउस का मालिक जो है गुरु है, ठीक है। तो जो 6th हाउस का मालिक गुरु है,
अगर वो तीसरे स्थान में बैठ जाए थर्ड हाउस में, तो वो उतना अच्छा फल नहीं देगा, क्योंकि क्रूर पाप ग्रह ही फल देता है लग्न से तीसरे भाव में। अब रोग के घर का स्वामी अगर यहां बैठ जाए पराक्रम के घर में, तो वो अच्छा फल नहीं देगा, कम फल देगा। ये बोला गया यहां पे लिखा हुआ है कि क्या लिखा है, परंतु जिस भाव का स्वामी शुभ ग्रह हो वह यदि उस भाव में तीसरे स्थान में बैठे तो मध्यम फल देता है। मतलब यहां पे तीसरे घर पे अगर कोई क्रूर पाप ग्रह लग्न से तीसरे पे बैठ जाए, अगर वो अष्टमेश भी है, खराब घर का भी मालिक है, यहाँ पे खराब घर तो देखिए, खराब घर तो यही माना जाता है अष्टम भाव, मृत्यु का घर है, क्योंकि ये तो गुरु जो है यहाँ पे, तो गुरु तो शुभ ग्रह है, ठीक है। घर तो ये भी खराब है, घर ये भी खराब है। छठे घर का मालिक अगर लग्न से तीसरे में बैठ जाए गुरु, तो ये मध्यम फल ही देगा, यही कहना चाह रहे हैं। अब 12वें घर का मालिक जो है, व्यय के घर का मालिक बुध जो है, क्योंकि बुध शुभ ग्रह, गुरु शुभ ग्रह, शुक्र शुभ ग्रह, चंद्रमा शुभ ग्रह, तो इनका कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी शुभ ग्रह यहां बैठ जाता है, बुध 12वें घर का मालिक भी, तो वो इतना अच्छा काम नहीं करेगा, वो नुकसान देगा ही देगा, वो अच्छा फल नहीं देगा, क्योंकि 12वें घर का लॉर्ड है और खुद की राशि पे बैठा है, खुद के पराक्रम के घर पे। बट पराक्रम के घर का जो मालिक होता है, पराक्रम के घर का कारक ग्रह मंगल है, और मंगल क्रूर पाप ग्रह, ये तमोगुणी घर भी माना जाता है। तो यहां पे कोई भी शुभ ग्रह होता है तो वो आधा फल देता है, अच्छा फल नहीं देता, कमजोर फल हो जाता है, कम देता है। चलिए, ये एक सूत्र है कि शुभ ग्रह यहाँ पे तीसरे घर पे लग्न से अच्छा फल नहीं देगा, कम फल देगा। चलिए अब बात करते हैं एक दूसरा सूत्र। जिस भाव में शुभ ग्रह बैठा हो उसका फल उत्तम होता है, तथा जिसमें पाप ग्रह बैठता है उस फल की हानि होती है। अब इसमें क्या लिखा है, बहुत बढ़िया बात बोलिए, कि जिस घर में शुभ ग्रह फल देखा हो, शुक्र बैठ गया कर्म स्थान पे, गुरु बैठ गया इस स्थान पे, अब शनि बैठ गया इस स्थान पे, राहु बैठ गया इस स्थान पे, केतु बैठ गया, शनि के सामने ही होता है, राहु के सामने केतु होता है, ठीक है, मंगल बैठ गया इस स्थान पे। तो यहाँ पे एक इन्होंने बहुत बढ़िया बात क्या बोली है, ये तो खैर सब चीजों में लागू होती है, बहुत अच्छा सरल सूत्र है, कि जिस भाव में शुभ ग्रह बैठा हो उस भाव का उत्तम फल देता है। अब यहाँ शुभ ग्रह है, यहाँ पे भी शुभ ग्रह, भले ही शत्रु की राशि पे शुक्र है, बट शुभ ग्रह, ये भी शुभ ग्रह, तो यहाँ पे भी अच्छा फल देगा, यहाँ पे भी अच्छा फल देगा। माता भवन भूमि घर के सुख को भी देगा, भूमि प्रॉपर्टी भी जुड़वाएगा, कर्म स्थान भी है तो अच्छा काम भी दे देगा। तो कहने का मतलब ये, अब जहां अशुभ ग्रह, तो शनि केतु दोनों ही क्रूर पाप ग्रह और लग्न में राहु है, तो शरीर की हानि करेगा ही करेगा राहु, और यहाँ वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करेगा ही करेगा, व्यापार में भी तकलीफ देगा, काम धंधे में, पार्टनरशिप में भी तकलीफ देगा। अष्टम मृत्यु के घर पे क्रूर पाप ग्रह मंगल बैठा हुआ है, तो अष्टम भाव पे क्रूर पाप ग्रह थोड़ा सा ठीक ठाक नॉर्मल होता है, बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं देता, पर फिर भी अष्टम भाव और 12वां घर एक ऐसा घर है, ये भी एक सूत्रों में बताया गया है कि 8वें और 12वें घर में कोई भी ग्रह बैठ जाए वो थोड़ा सा कष्ट देगा ही देगा। 8वां घर मृत्यु आयु व्याधि संकट ऋण का है, और 12वां घर व्यय हानि रोग दंड व्यसन, वो कोई भी ग्रह हो वहां कष्ट देगा ही देगा। चलिए अब एक और सूत्र देखते हैं उसके बाद का क्या है, कि जिस भाव में शुभ ग्रह बैठा हो उसका उत्तम फल होता है, जिस भाव में पाप ग्रह बैठता है उस भाव के फल की हानि होती है, ठीक है। जिस भाव में उसका अधिपति ग्रह अथवा शुक्र बुध गुरु बैठा हो, अथवा इनकी दृष्टि पड़ रही हो, अथवा अपने भाव के स्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य ग्रह से युक्त अथवा दृष्ट ना हो, तो वह शुभ फल देखता है। अच्छा, ये भी बहुत बढ़िया चीज बताई गई है इन्होंने, इसको भी हम समझाते हैं, किस तरीके से समझाएंगे। ये वैसे क्या नाम है इनका, नविता जी का ये प्रश्न जो है ना, ये सूत्र मैं अगर नहीं भी पढ़ाता तो चलता, क्योंकि ये सारे सूत्र जो हम ज्योतिष की पढ़ाई कर रहे हैं पूरी की पूरी, जो हमने कल राहु के बारे में पढ़ा था मेष लग्न में, तो ये सारे तो वहां पे भी मैं समझा ही रहा हूं, ये सारी चीजें तो वहां पे भी आ जा रही है, कवर कर रहा हूं मैं अपने आप ही, क्योंकि मैं तो इन्हीं के आधार पे फलादेश कर रहा हूं। ये जो हम सूत्र पढ़ रहे हैं, छोटे मोटे सूत्र हैं ये फलादेश करने के कुछ सूत्र, तो ये सूत्र तो मैं जितनी भी चीजें क्लासेस पढ़ा रहा हूँ सब में एग्री है मेरे, सब में लागू कर रहा हूँ और सब में पढ़ा रहा हूँ मैं मेरी तरफ से। भाई जाहिर सी बात है, इसमें ये लिखा हुआ है देखो, कि जिस भाव में उसका अधिपति ग्रह अथवा शुक्र बुध या गुरु, मैंने इस बातों को बोला है कि कोई भी शुभ ग्रह, मैं बोलता हूं कि अगर अपने शत्रु की राशि पे भी बैठा तो वो शुभ ग्रह, वहां पे वो थोड़ा बहुत अच्छा काम करता ही करता है, बढ़िया काम करेगा ही। अगर कर्म स्थान में बैठा लेक्चरर प्रोफेसर बनाने की बात करेगा ही, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया या सिविल इंजीनियर हो गया, ये सब चीजें तो मैं बोलता हूं क्योंकि शुक्र है कर्म स्थान पे, तो किसी शत्रु की राशि पे भी अच्छा काम करता है थोड़ा बहुत। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहां लिखा हुआ है जिस भाव का अधिपति शुभ ग्रह से युक्त हो। अधिपति तो शुक्र का ग्रह, अगर यहां मान लो गुरु ही बैठा है, क्योंकि शुक्र शुभ ग्रह है और उसका अधिपति
या शुभ ग्रह से युक्त, तो अधिपति तो नहीं बैठा है, शुक्र का अधिपति शुक्र है, तो शुक्र का अधिपति शुक्र मान लो खुद की राशि पे बैठा हुआ है। इस शुक्र को हमने यहाँ बैठा दिया, गुरु को यहाँ बैठा दिया, ठीक है, ठीक है। दृष्ट हो अधिपति शुभ ग्रह से युक्त, अथवा जिस भाव में शुभ ग्रह बैठा हो, ठीक है, अथवा जिस भाव को शुभ ग्रह देख रहा हो वह शुभ फल देता है। नहीं, ये वाला पढ़ रहे हैं, जिस भाव में उसका अधिपति ग्रह शुक्र बुध अथवा गुरु बैठा हुआ हो अथवा इसकी दृष्टि पड़ रही हो। अच्छा हाँ, देखिए ये क्या बोल रहा है कि गुरु जो बृहस्पति है जिस भी घर पे बैठेगा शुभ ग्रह तो अच्छा फल देगा, और जिस घर को देखेगा उसके फल में भी वृद्धि करेगा, अच्छा करेगा, क्योंकि शुभ ग्रह शुक्र खुद की राशि पे बैठा है, इसको तो फल देगा ही देगा, और शुक्र शुभ ग्रह है, इस घर को देखेगा तो इस घर को भी थोड़ा सा शुभ फल देगा ही देगा, अष्टम भाव को, ठीक है। ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी शुभ ग्रह, बुध भी हो, अगर बुध मान लो यहां बैठा हुआ, ठीक है, तो मैंने बताया है बुध स्व राशि पे बैठा हुआ, रोग ऋण शत्रु घर में लीवर वीवर संबंधी प्रॉब्लम देगा, क्योंकि खुद के घर पे बैठा हुआ रोग का घर होता है, तो रोग में बुध इसका कारक भी हो गया यहाँ पे 6 नंबर, और मेष लग्न है तो बुध बीमारी का कारक भी हो गया, ये वाला घर रोग है, तो थोड़ा सा लीवर वीवर संबंधी समस्या देगा। बट बुध यहाँ से 12वीं पूर्ण दृष्टि से शत्रु राशि को देखने के कारण बाहरी स्थान से पैसा कमाएगा, ठीक है, ये मैंने बताया, और लोन वोन ऋण से संबंधित इसको लाभ मिलेगा, ये भी मैंने बताया। तो यही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिस भाव में उसका अधिपति ग्रह शुक्र बुध अथवा गुरु हो अथवा इनकी दृष्टि पड़ रही हो अथवा अपने भाव के स्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य ग्रह से युक्त अथवा दृष्ट ना हो, मतलब मान लो ये अपने घर की राशि पे बैठा है और यहाँ शत्रु की राशि को देख रहा है और इसको कोई क्रूर पाप ग्रह नहीं देख रहा है, तो ये इस घर से भी थोड़ा बहुत ले लेगा, कमा लेगा वहां से, क्योंकि खुद की राशि में बैठा मजबूत है। अब ये ग्रह है पंचम दृष्टि से इस घर को देख रहा है, तो यहाँ इसका शत्रु है शनि है, पर ये इस घर से इनकम जनरेट करेगा, गुरु बृहस्पति। क्यों करेगा? क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे शुभ ग्रह है, और ये वाला जो घर होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि यहाँ पे क्रूर पाप ग्रह तो अच्छा होता ही होता है, और यहाँ पे कोई भी शुभ ग्रह हो वो भी अच्छा होता है 11वें घर में, तो गुरु यहाँ से भी फल लेगा, इस घर को देखेगा लग्न को तो इसको भी फल देगा, और पराक्रम के घर को बुध भी शुभ ग्रह होता है, इस घर से भी फल लेगा पराक्रम के घर को। तो बृहस्पति कोई भी शुभ ग्रह अगर शुभ घर को देख रहा हो तो उसको शुभ फल देता है, ये कहने का मतलब ये यहाँ पे समझाया गया कि जिस भाव में उसका अधिपति ग्रह अथवा शुक्र बुध गुरु बैठा हो अथवा इनकी दृष्टि पड़ रही हो। अच्छा, अब इन्होंने क्या बोला गया है कि अगर इसके साथ कोई क्रूर पाप ग्रह ना बैठा हो या इसके ऊपर किसी क्रूर पाप ग्रह की दृष्टि ना हो, अगर मान लो यार राहु बैठ गया तो फिर ये राहु भी तो पंचम दृष्टि से सप्तम नवम दृष्टि से इस घर को देखेगा, फिर वो अच्छा फल नहीं देगा। और गलती से राहु यहां बैठा है तो वो गुरु को देख रहा है तो फिर वो अच्छा फल नहीं देगा, फिर उसके फल में हानि कर देगा, फल को चूस लेगा राहु। वो ये तो फलादेश बिल्कुल सही सही बोला गया है, मतलब मैं इसी आधार पे फलादेश करता हूं, जो भी सूत्रों में लिखा हुआ है तो ये सब चीजें मैं सारे फलादेशों में लागू करता हूं। ये जो इन सूत्रों में पढ़ाया गया बेसिक में, फिर भी मेरे से बोला गया, नविता जी ने पूछा है तो मैंने कहा पढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या लिखा है, जिस भाव का अधिपति शुभ ग्रह से युक्त अथवा दृष्ट हो अथवा जिस भाव के शुभ ग्रह बैठा हो, जिस भाव को शुभ ग्रह देख रहा हो वह शुभ फल देगा, ये तो देगा ही देगा। जिस भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हो अथवा उसके अधिपति के साथ कोई पाप ग्रह बैठा हो अथवा उसके अधिपति पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो अथवा उस भाव को कोई पाप ग्रह देख रहा हो तो उसका फल अशुभ होगा, वो तो होगा ही होगा। ये तो स्वाभाविक सी बात है कि मंगल राहु को देख रहा होगा, अंगारक योग बन जाएगा, साला शनि उसको देख रहा होगा तो वो तो विस्फोटक योग बन जाएगा। इसमें ये लिखा गया है, देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2। अब मान लो यहाँ सूर्य बैठा है, ठीक है, अब यहाँ राहु बैठा है, ठीक है, अब यहाँ शनि बैठा है, ठीक है, अब यहाँ मंगल बैठा है, यहाँ पे अब लग्न जो है सूर्य क्रूर ग्रह पाप ग्रह बैठ गया लग्न में, मंगल की अष्टम पूर्ण दृष्टि है इस घर पे, राहु की पंचम पूर्ण दृष्टि है, शनि की दशम पूर्ण दृष्टि। बात समझ रहे हो? तो क्रूर घर को क्रूर ग्रह यहाँ पे बैठा हुआ है, उसको शनि भी देख रहा है, राहु भी देख रहा है, मंगल भी देख रहा है, तो भारी उग्रता दे देगा, भारी उग्रता, डिप्रेशन, टेंशन। ये यहाँ पे लिखा है कि जिस भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हो, तो यहाँ बैठा हुआ है पाप ग्रह, ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है जिस भाव में कोई भाई हाँ जिस भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हो अथवा उसके अधिपति के साथ कोई पाप ग्रह बैठा हो। इसका मतलब यह कि सूर्य है तो उसके साथ अगर कोई पाप ग्रह बैठा हो, तो पाप ग्रह बैठा तो नहीं है बट राहु देख रहा है पाप ग्रह, और मंगल भी देख रहा है और शनि भी देख रहा है, यही चीज हो गई। अधिपति के साथ कोई पाप ग्रह बैठा हो अथवा उसके अधिपति पर
पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो अथवा उस भाव को ही कोई पाप ग्रह देख रहा हो तो उसका फल अशुभ होता है। यही कहने का मतलब है कि आपका लग्न है, या मान लो ये घर है सप्तम भाव, तो यहाँ पे भी अगर मंगल बैठा है और सूर्य उसको देख रहा है, राहु की मान लो यहाँ बैठा है, इससे नवम पूर्ण दृष्टि इस घर को है, तो इस घर को हानि देगा ही देगा। अगर कोई क्रूर पाप ग्रह मिलके एकाध घर को देख रहे हैं, या जो भी इसका लग्न है, बुद्ध भी अगर कहीं ना कहीं क्रूर पाप ग्रहों से पीड़ित है, तो फिर इसके लग्न को और बुद्ध से संबंधित हाउस को, तो बुद्ध एक लग्न है और एक ये हाउस है, इस चीजों में कमी करेगा ही करेगा। मतलब मान लो व्यक्ति का लग्न बुद्ध है, पर बुद्ध कहीं राहु के साथ बैठ गया है, तो फिर लग्नेश भी पीड़ित हो जाएगा और ये चतुर्थेश भी पीड़ित हो जाएगा, क्योंकि ये चतुर्थ भाव भी बुद्ध का ही है। ये कहना चाह रहे कि लग्नेश आधिपति का मालिक, या मान लो कर्म स्थान का मालिक गुरु है, अभी बताता हूं मैं, इसको समझाता हूं। कर्म स्थान का मालिक गुरु है, ठीक है, तो यहां गुरु बैठा है, ठीक है, और इसके साथ राहु बैठा है, या मान लो गुरु यहां बैठा है सूर्य की राशि पे, और इसके ऊपर शनि की दृष्टि है पूर्ण, तो गुरु शनि के द्वारा पीड़ित हो गया और राहु यहां बैठ गया, तो गुरु राहु का चंडाल हो गया। तो गुरु राहु का जो चंडाल योग इस घर में हो गया है, तो वो इस वाले गुरु को भी तकलीफ देगा, कर्म स्थान वाले को और व्यापार वाले को भी तकलीफ देगा। भले ही दृष्टि ना पड़ रही हो, पर गुरु को तो पीड़ित कर दिया ना, किसी भी ग्रह उसके साथ बैठ गया ना। वो पीले ग्रह के साथ भूरा ग्रह बैठ गया। पीला ग्रह जो होता है, पीला ग्रह माने चंदन और हल्दी। अब हल्दी के साथ जो कह सकते हैं सड़ा हुआ मोबिल ऑयल, सड़ा हुआ मोबिल ऑयल माने राहु, वो बैठ जाएगा, तो वो तो हल्दी की ऐसी की तैसी कर देगा, चंदन की ऐसी की तैसी कर ही देगा। तो उसने गुरु को चांडाल योग बना दिया। इस घर की को भी उसने पीड़ित कर दिया, क्योंकि 9 नंबर गुरु का घर यही है और 12 नंबर ये भी गुरु का घर। तो अगर कोई क्रूर पाप ग्रह शुभ ग्रह के साथ बैठ जाता है, तो वो जिस जिस घर का मालिक शुभ ग्रह होता है उसकी भी ऐसी की तैसी कर देता है, ये कहना चाहता। चलो, ये बड़े सरल तरीके से हमने समझ लिया। अब हम आगे की लॉजिक पढ़ते हैं। जिस भाव का अधिपति उच्च राशि, स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री, मूल त्रिकोण से, उसका भाव फल शुभ देगा। इसकी मां की जाए, ये तो हमने पढ़ा है भी थोड़ी देर पहले कि किसी भाव में कोई ग्रह उच्च का हो जाए, स्वक्षेत्री हो जाए और बढ़िया हो जाए, किसी भी भाव में, मृत्यु के घर में भले ही कोई उच्च का ग्रह हो जाए, तो बढ़िया रक्षा करेगा, संभालेगा आदमी को। तीन साला बार बार 3 ही आ रहा है, इस बार 8 लेंगे यहाँ पे। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। चलो 4 से 5 से 7 आ गया यहाँ पे। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसके बाद जिस भाव का अधिपति उच्च राशि का हो। अब मान लो यहाँ पे मंगल है, मंगल तो मेष राशि पे उच्च का होता है, तो मंगल अपनी खुद की राशि पे और या स्वक्षेत्रीय, ठीक है, खुद की राशि पे। अब मान लो यहाँ पे गुरु बैठा हुआ है मित्र की राशि पे, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो शुक्र है, तो शुक्र तो चंद्रमा की वृष राशि पे उच्च का होता है। नहीं, शुक्र वृष राशि, चंद्रमा वृष राशि पे उच्च का होता है। यहाँ पे चंद्रमा उच्च का होता है, ठीक है, उच्च का होता है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, जिस भाव का अधिपति उच्च राशि, स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या मूल त्रिकोण स्थित का हो, उस भाव का फल शुभ होता है। माँ की जय। क्या साला इतना सरल बेसिक को भी ये सूत्रों में दिया हुआ है। इनका ये कहने का मतलब है कि कोई भी मित्र ग्रह, जैसे मंगल की राशि पे, चंद्र उच्च का हो गया, ठीक है, और गुरु खुद की मित्र की राशि पे बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे शनि बैठा है बुध की राशि पे, बुध की राशि उसका मित्र है। अब शनि अष्टम भाव का खुद का कारक ग्रह, तो ये तो सारे के सारे पॉजिटिव घर पे बैठे हैं, एक भी खराब नहीं है। यही बोला जा रहा है इसके द्वारा, इस सूत्र में यही बोला गया है कि कोई भी अगर ग्रह अपने खुद की राशि पे बैठ जाए, मित्र की राशि पे बैठ जाए, ठीक है, ये भी मित्र है, स्वक्षेत्र की राशि पे बैठ जाए, सूर्य यहाँ पे उच्च का होता है, तो कोई भी ग्रह अगर अपनी बढ़िया राशि पे बैठ जाए, लाजवाब वाली मित्र की राशि पे, स्वक्षेत्र राशि पे, स्व राशि पे, मूल त्रिकोण की राशि पे, तो वो अच्छा फल देगा। मतलब देखो बताओ जो ये चूतिया वाली बात कर रहा ना, अब किसी के बाप के पास पैसा होगा तो वो अपने बेटे को ही देगा, स्वाभाविक सी बात है, उसका बिजनेस करवा देगा। ये भी कोई बताने की बात, मतलब ये भी कोई पढ़ाने की चीज है कि भाई किसी का बाप के पास प्रॉपर्टी पड़ी तो उसका बेटा ही तो उसका उपभोग करेगा। यही कहना चाह रहा है कि किसी का कोई भी ग्रह अपने स्व राशि पे बैठा हो तो वो अच्छा फल देगा। तो बहन तो सबको ही पता है कि आदमी की जेब में पैसा होगा तो वो बढ़िया खाएगा ही पिएगा, वो भिखारी की तरह थोड़ी रहेगा। ये कहने का मतलब है। चलो, जिस भाव का अधिपति उच्च राशि स्वक्षेत्र में तृतीय हो गया, सूर्य मंगल शनि तथा राहु क्रम से, सूर्य मंगल शनि राहु क्रम से एक दूसरे के अधिक पाप ग्रह होते हैं। सूर्य सबसे ज्यादा क्रूर पाप ग्रह, मंगल उससे ज्यादा है, शनि उससे ज्यादा है, राहु क्रम से। ये ग्रह यदि अपनी राशि में बैठे हो तो अधिक पापी अर्थात जातकों को अधिक अशुभ फल प्रदान करते हैं। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि क्रूर पाप ग्रह,
क्रूर पाप ग्रह। सूर्य 100% क्रूर पाप ग्रह। उसके बाद मंगल 90% पाप ग्रह। उसके बाद क्या राहु है? हाँ राहु ही होगा, नहीं शनि है। शनि 80% क्रूर पाप ग्रह। उसके बाद क्या है? राहु है। राहु 60% पाप ग्रह। अब देखो इसको ऐसे समझ लो, इसमें क्या बताया गया है कि कोई भी सूर्य, मंगल, शनि तथा राहु क्रम से एक दूसरे से अधिक पाप ग्रह। क्रम से सूर्य, मंगल, शनि, राहु क्रम से एक दूसरे से अधिक पाप ग्रह। तो सबसे ज्यादा क्रूर पाप ग्रह पता है कौन है? मतलब बलवान। दान करते हैं यदि ग्रह यदि अपनी मित्र की राशि में किसी शुभ ग्रह की राशि अथवा अपनी उच्च राशि। देखो इसमें इन्होंने ये बोला गया है, इसको हम वो करेंगे। एक मिनट, इसको हम उल्टे तरीके से लिखेंगे। सूर्य 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 राहु 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 शनि, राहु शनि। देखो राहु, शनि, शनि के बाद मंगल और सूर्य। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि राहु सबसे ज्यादा क्रूर पाप ग्रह है। अगर किसी भी घर पे बैठ जाए, तो स्वराशि पे बैठ जाए, कहीं पे भी बैठ जाए, राहु ज्यादा तकलीफ देता है जीवन में। उसके बाद क्रूर पाप ग्रहों में शनि उससे ज्यादा बलवान है, क्रूर पाप ग्रह। ठीक है, ये 100% है। तो शनि जो है वो 90% है। अब मंगल जो है वो 80% है क्रूर पाप ग्रह। सूर्य जो है उसको ले लेते हैं 70%। मतलब ये क्रम से एक दूसरे ज्यादा बलवान है। राहु जिस घर पे बैठता है उसकी सबसे ज्यादा हानि करता है। उसके बाद शनि जिस घर पे बैठता है, मतलब क्रूर पाप ग्रह, उस घर की हानि करता है। फिर मंगल जिस घर पे क्रूर पाप ग्रह बैठता है वो भी हानि करेगा उस घर की। फिर सूर्य भी किसी भी घर पे बैठो। अब ये क्रूर पाप ग्रह है लाइन से, क्रम से। राहु सबसे ज्यादा क्रूर पाप ग्रह, सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। उससे कम शनि देता है, बीमारी रोग। मंगल उससे थोड़ा कम देता है, सूर्य उससे थोड़ा कम देता है। उसके बाद क्या लिखा है? ये ग्रह यदि अपनी राशि में बैठे हो अधिक पापी होते हैं, दूसरे से अधिक पाप ग्रह। ये ग्रह यदि अपनी राशि में बैठे हो तो अधिक पापी होते हैं, अर्थात जातक को अधिक अशुभ फल देते। अब इसमें क्या लिखा है कि ये अगर खुद की राशि पे बैठ जाए, ठीक है, कोई भी ग्रह अगर खुद की राशि पे बैठ जाए क्रूर पाप ग्रह, तो वो ज्यादा कष्ट देता है। कष्ट देता ही देता है, जीवन में कष्ट देगा। उसके बाद लिखा है अर्थात जातक को अधिक अशुभ फल प्रदान करता है। यदि ग्रह अपनी मित्र राशि में, अगर अपने मित्र की राशि में, स्वक्षेत्र की राशि में बैठा हुआ है, समझ रहे, खुद की राशि में बैठा हुआ, तो थोड़ा सा अल्प उसमें कमी करता है क्रूर पाप ग्रह। अब देखो जैसे शनि सूर्य की राशि पे बैठ जाए, शनि सूर्य की राशि पे, तो बहुत ज्यादा क्रूर पाप ग्रह खराब फल देगा। राहु सूर्य की राशि पे दे दे तो बहुत ज्यादा फल देगा खराब। अब राहु मंगल की राशि पे दे दे तो बहुत खराब फल देगा। अब क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई ग्रह अपनी खुद की राशि पे बैठ जाए, जैसे राहु की खुद की राशि कौन सी होती है? राहु का स्वभाव उसका है शनि वाला। राहु जब अगर कुंभ की राशि पे बैठ जाता है तो क्रूर पाप ग्रह, बट कुंभ की उसकी स्वराशि है तो उस पर वो अल्प मात्रा में क्रूर पाप, मतलब फल खराब थोड़ा कम देगा, क्योंकि वो उसकी खुद की राशि है। कुंभ राशि जो है और शनि की मकर राशि जो है, तो अगर कुंभ राशि पे राहु बैठ जाता है शनि की राशि पे, क्योंकि शनि भी क्रूर पाप ग्रह, तो वहां पे वो थोड़ा सा कम अल्प क्रूर फल देगा खराब। बट राहु अगर सूर्य की राशि पे, मंगल की शत्रु की राशि पे बैठ जाए, क्योंकि मंगल और सूर्य तो देवता ग्रह और क्रूर पाप ग्रह ये भी है, बट राहु अगर इनकी राशि पे बैठ जाए तो ये देवता है दोनों, इनकी राशि पे बहुत ज्यादा खराब काम करेगा, इनको कष्ट देगा। और यहीं पे ये बोला गया है कि अगर सूर्य मंगल की राशि पे बैठ जाए तो उसका मित्र है, और मंगल की राशि पे, मेष की राशि पे सूर्य उच्च का भी होता है, स्वक्षेत्री भी, मतलब अच्छा माना गया, मित्र क्षेत्री, तो वहां पे वो क्रूर पाप ग्रह, भाई जाहिर सी बात है कष्ट देगा ही देगा, क्योंकि वो जलाता है आदमी को, चीजों को जलाएगा। बट वो अपने मित्र की राशि पे तो उतना ज्यादा खराब फल नहीं देगा, थोड़ा न्यूनता बरतेगा, क्योंकि वो उसका मित्र है। समझ में आया? जैसे राहु कुंभ राशि में उतना ज्यादा खराब फल नहीं देगा, वैसे ही कोई भी क्रूर पाप ग्रह अगर अपने मित्र की राशि पे तो उतना खराब नहीं फल देगा। फल तो देगा खराब, पर उतना ज्यादा नहीं देगा। अब वही चीज मंगल में भी और इसमें सूर्य में भी डिपेंड करती है। अच्छा, क्रूर पाप ग्रह में राहु सबसे ज्यादा क्रूर पाप ग्रह, फिर शनि है, फिर मंगल है, फिर सूर्य, और उसके बाद जो है वो लास्ट में केतु है। केतु भी क्रूर पाप ग्रह माना गया, तो केतु सबसे कम क्रूर पाप ग्रह। और केतु का मित्र कौन है? वृश्चिक और धनु, मंगल और गुरु मित्र। शत्रु कौन है? शुक्र और बुध।
वो शत्रु और शनि भी शत्रु है। मतलब केतु देवताओं वाला स्वभाव है, देवताओं वाला, सूर्य चंद्र मंगल गुरु समझ लो। और राहु जो है वो शनि शुक्र बुध वाला स्वभाव है, राक्षसों वाला स्वभाव है राहु का। ठीक है, ऐसे समझ लो इसे। तो ये लिखा है सूर्य शनि मंगल, सूर्य मंगल शनि तथा राहु क्रम से एक दूसरे से अधिक पाप ग्रह। ये ग्रह यदि अपनी राशि में बैठे हो अधिक पापी होते हैं, अर्थात जातक को अधिक अशुभ फल देते हैं। यदि अपने मित्र की राशि में, किसी शुभ ग्रह की राशि अथवा अपनी उच्च राशि में बैठे तो अल्प पापी होते हैं, अर्थात अशुभ फल की न्यून मात्रा में देते हैं। अब क्या लिखा है इनकी ऐसी की तैसी। अब ये क्रूर पाप ग्रह थे, अब क्रूर पाप ग्रह को हमने ऊपर से मिटो दिया। अब हम शुभ ग्रह की चर्चा करेंगे यहां पे। अब हम शुभ ग्रह के बारे में पढ़ेंगे कि शुभ ग्रह कौन से होते हैं। हमने क्रूर पाप ग्रह तो पढ़ लिए, अब शुभ ग्रह जो है चंद्र बुध शुक्र केतु तथा गुरु, ये चंद्रमा बुध शुक्र गुरु, ये सब क्रम से एक दूसरे से अधिक शुभ ग्रह। अब देखो क्या लिखा है, गुरु केतु को भी यहां शुभ ग्रह माना है। ठीक है, अगर ये देवता की राशि पे होता है केतु, ठीक है, देवता की राशि पे बैठा होता है। वैसे तो इसको क्रूर पाप ग्रह भी मानते हैं। शुक्र बुध और चंद्रमा। अब देखो मैंने पहले एक क्लास कराई है इनसे संबंधित, मैं आपको ये भी बता दूं, ये बहुत बढ़िया किया उन्होंने, नविता जी ने। मैंने एक पहले क्लास कराई है, तो उसमें हो सकता है मैंने इन ग्रहों को उल्टा पढ़ा दिया थोड़ा, कि गुरु को ऊपर ले लिया था, चंद्रमा को, फिर बुध को ले लिया था। ऐसा नहीं है, गुरु सबसे ज्यादा शुभ ग्रह है, पॉजिटिव। ठीक है, क्रम से तो गुरु को हम 100% बलवान पॉजिटिव मानते हैं। केतु को हम बोल सकते हैं कि शुभ ग्रह में 80% शुभ ग्रह, ये अगर देवता की राशि पे बैठा होता है तो शुभ ग्रह फल काम करता है। केतु को शुभ ग्रह देवताओं की राशि पे माना गया है, सूर्य चंद्र मंगल गुरु की राशि पे, शुक्र की भी राशि पे। जो शुभ ग्रहों पे अगर केतु बैठा हो तो ज्यादा अच्छा फल देता है। शुभ ग्रहों में शुक्र भी है, बुध भी है इनकी राशि पे, और देवताओं में चंद्रमा हो गया, गुरु हो गया, इनकी राशि पे अच्छा फल देता है। शुक्र को हम कह सकते हैं 70% अच्छा फल देगा शुभ ग्रह। बुध को हम कह सकते हैं कि 60% अच्छा फल देता है। अब चंद्रमा के बारे में यही लिखा ही हुआ है कि चंद्रमा जो होता है शुक्ल पक्ष की 10वीं से लेके कृष्ण पक्ष की 5वीं तक शुभ ग्रह माना जाता है। इसके अलावा चंद्रमा मतलब 10 दिन 11 दिन मात्र चंद्रमा शुभ फल देता है, बाकी अशुभ ग्रह माना गया। जब चंद्रमा छोटा होता है ना, छोटा, तो वो अशुभ माना गया, और जब चंद्रमा बड़ा होता है, पूर्ण बलवान होता है, पूर्ण, तो वो शुभ ग्रह माना गया। ऐसे समझ लो इसको। ठीक है, तो चंद्रमा को हम कह सकते हैं कि वो 50%, मात्र 50% शुभ होता है। 50% से भी कम लेंगे, क्योंकि साला 10-11 दिन ही तो शुभ होता है ना, 40%, क्योंकि 18 दिन तो अशुभ रहता है चंद्रमा। अब अशुभ दिन कौन से होते हैं मैं बता देता हूं। कृष्ण पक्ष की षष्ठी से लेके छठी तिथि से लेके शुक्ल पक्ष की 9वीं तक, तो अगर हम जोड़े षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दसवीं, एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी और अमावस, तो कृष्ण पक्ष की षष्ठी से लेके षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दसवीं एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी और यहां पे हो गया अमावस, और अमावस के बाद हो गया प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 और यहाँ 12 और 3 नहीं 4 होगा ना, 4 4 8 12 और 3 15 दिन कैसे होंगे। शुक्ल पक्ष की 10वीं तक रहेगा ना, पंचमी यहाँ पे और बढ़ेंगे साले। शुक्ल पक्ष की 10वीं तक अशुभ रहता है, तो मैंने पंचमी तक गिना है। तो यहाँ षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी और एक और 10वीं, तो ये 19 और 1 20 दिन, लगभग 20 दिन नहीं तो 19 दिन चंद्रमा अशुभ ग्रह होता है, और 11 दिन लगभग शुभ ग्रह होता है। अब 11 दिन कौन से होते हैं, जो शुक्ल पक्ष की 10वीं से लेके कृष्ण पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा बड़ा साइज का होता है, बड़ा साइज का। पूर्णिमा में तो पूरा बड़ा होता है फुल। फिर पूर्णिमा के जो 5 दिन के आगे के दिन होते हैं, आगे के जब पूर्णिमा के बाद जब कृष्ण पक्ष लगता है, उसमें भी चंद्रमा शुभ माना गया। इस तरह से समझ लो इसको, समझ में आ रहा होगा सबको। ठीक है, तो शुक्ल पक्ष की 10वीं से लेके कृष्ण पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा शुभ ग्रह माना गया है, और बाकी समय में चंद्रमा शुभ ग्रह माना गया। ये इसमें लिखा हुआ है इसके बारे में। ठीक है, तो अब इसमें ये लिखा हुआ है कि चंद्रमा बुध शुक्र केतु गुरु ये सब क्रम से एक दूसरे से अधिक शुभ ग्रह। फल का विचार करने में केतु को प्राय पाप ग्रह माना गया। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था केतु पाप ग्रह माना जाता है।
परंतु वैसे केतु की गणना शुभ ग्रहों में भी की जाती है। अब मैं बता देता हूं केतु की गणना शुभ ग्रहों में कब होती है। अगर केतु शुभ राशि पे बुध के ऊपर बैठा हो तो वो शुभ ग्रह। अगर केतु चंद्रमा की शुभ राशि पे बैठा हो, जब चंद्रमा शुक्ल पक्ष में होता है तो वो शुभ ग्रह। केतु शुक्र की राशि पे बैठा हो तो वो शुभ ग्रह। केतु गुरु की राशि पे बैठा हो तो वो शुभ ग्रह। अब मंगल की राशि पे तो मंगल क्रूर पाप ग्रह, सूर्य की राशि पे तो सूर्य क्रूर पाप ग्रह। तो अगर वो अक्रूर पाप ग्रह पे बैठता है केतु तो अशुभ ग्रह माना गया। बाकी अगर वो शुभ ग्रह की राशि पे बैठ जाता है केतु तो वो शुभ ग्रह का फल देता है। ठीक है ना, ये समझ लो इस तरह से। अब क्या लिखा है, केतु प्राय पाप ग्रह माना है, परंतु वैसे केतु की गणना शुभ ग्रहों में की जाती है। यदि अपनी राशियों में बैठे हो तो अधिक शुभ फल प्रदान करते हैं, और यदि पाप ग्रहों में शनि राहु की राशि में बैठे हो तो अल्प शुभ फल प्रदान करते हैं। अब क्या लिखा है, शुभ ग्रह। शुभ ग्रह अगर अपनी स्वराशि में बैठे हो, खुद की राशि में, ठीक है, खुद की राशि में बैठे हो और शुभ ग्रहों की राशि में बैठे हो तो अच्छा फल देते हैं, ये कहने का मतलब है। और यही क्रूर पाप ग्रह अगर मंगल की राशि में, कोई भी शुभ ग्रह अगर मंगल की राशि में चला गया, शनि के घर में चला गया, राहु के साथ चला गया। एक और क्रूर पाप ग्रह कौन है, मैंने 3 ग्रहों के नाम लिए अभी, शनि, ठीक है, मंगल और एक राहु। तो और एक क्रूर पाप ग्रह कौन है, वो सूर्य बाकी रह गया। तो अगर शुभ ग्रह कोई सा भी, इसमें सूर्य नहीं है, सूर्य के साथ भी चला गया तो क्रूर पाप ग्रह हो जाता है, ये भी बता दो। तो वहां पे जाके वो थोड़ा कम फल देता है अगर क्रूर पाप घर में बैठ जाए तो शुभ ग्रह। बट अगर खुद की मित्र की राशि पे बैठा हो, गुरु के घर में, शुक्र के घर में, बुध के घर में, चंद्रमा के घर में, कोई भी शुभ ग्रह, तो वो लगभग अच्छा फल देता है, लगभग अच्छा फल देता है, ये बताया गया। ये बेसिक सूत्र है, ठीक है ना। कितने बज गए, 8:45 में। चलो इसको मिटो देते हैं, और क्रम से कौन सा ग्रह शुभ ग्रह है अशुभ ग्रह ये मैंने बता दिया। मैं एक बात और बता दूं, जो मेरी बेसिक की पहले की क्लास हो रखी है, बेसिक की पहले की क्लास हो रखी है ये वाली, उसमें हो सकता है मैंने थोड़ा सा इधर उधर आगे पीछे कुछ पढ़ाया हो, थोड़े अलग तरीके से पढ़ाया हो, उसमें मैंने क्रम वाइज चंद्रमा को ज्यादा बलवान कर दिया होगा, उसके बाद उल्टा हो सकता है। बाकी अभी मैंने ये वाला बिल्कुल सटीक पढ़ाया, सही पढ़ाया, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं चंद्र बुध सूर्य मंगल शनि अल्प शुभ फल प्रदान करते हैं। 8वें तथा 12वें भाव में बैठे हुए सभी ग्रह जातक को थोड़ी बहुत हानि अवश्य पढ़ाते हैं। ये मैंने बात अभी थोड़ी बहुत पहले देर में बोली है, 3 बार बोली है बात, कि अष्टम और 12वें भाव में बैठा हुआ कोई भी क्रूर पाप ग्रह, ये क्या लिखा है, अष्टम 12वें घर में बैठे सभी ग्रह जातक को। अब देखो यहाँ 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 12 1 2, तो यहाँ पे बैठा हुआ कोई भी क्रूर पाप ग्रह, कहाँ पे, अष्टम भाव में कोई भी ग्रह, शुभ ग्रह हो या कोई भी ग्रह हो, वो पीड़ित हो जाता है। और यहाँ पे बैठा हुआ भी कोई भी शुभ ग्रह पीड़ित हो जाता। चंद्रमा यहाँ उच्च का है, वृष राशि पे उच्च का है, और वो अशुभ ही माना जाए, क्योंकि 12वां घर व्यय हानि रोग दंड व्यसन का नुकसान देगा, और ये मृत्यु आयु व्याधि का, ये भी देगा ही देगा। तो 12वां घर, ये 8वां घर है। बहुत सारे लोग मुझसे, अभी मेरे को आज मैंने एक कुंडली देखी है, बहुत बढ़िया चीज है जानकारी की, समझना। अब देखो मैं इसको यहां से रेड कर दे रहा हूं कि जो कुछ खराब घर होते हैं वो कौन से होते हैं। ये रेड हो गया, ये रेड हो गया, ये साला लाल चल भी नहीं रहा, काले में लाल मिक्स हो गया, अरे ये रेड हो गया। तीन घर जन्म कुंडली में सबसे ज्यादा खराब मानेंगे, 6, 8वां 12वां, ये 3 घर सबसे ज्यादा खराब होते हैं, जिनको रेड लाइन की रेड की संज्ञा दी गई है। लाल माने खतरा, तो 6ठा घर, 8वां घर और मृत्यु का और 12वां घर, ये घर जो होते हैं रेड होते हैं, रेड। यहां ये सोच लो एक खतरे वाले घर है। इस घर के जो भी मालिक होते हैं, इसके मालिक को हमेशा अच्छा करके रखना चाहिए। मतलब सूर्य यहाँ का मालिक है तो उसको ठीक ठाक रखना चाहिए, चंद्रमा यहाँ पे बैठा हुआ है तो इसको भी ठीक ठाक चंद्रमा को ठीक रखना चाहिए, अपनी माँ से तू तड़ाक नहीं करनी चाहिए। गुरु यहाँ का मालिक है तो गुरु जो अपने बड़े पूर्वज बड़े बूढ़े लोग होते हैं उनसे तू तड़ाक नहीं करनी चाहिए। मैंने ऐसा बहुत बार फल देखा, बहुत बार। यहाँ का मालिक गुरु है और आदमी ने घर में बदतमीजी करी है, बड़ों का मान सम्मान नहीं करता है, सूर्य यहाँ बैठा हुआ है तो सूर्य पिता से व्यवहार खराब किया है और बड़ों का मान सम्मान नहीं किया। भाई साहब आदमी बाहर जाके सिर्फ ठोकर ही खाता रहता, परेशान ही रहता। 6ठे 8वें 12वें घर का जो भी मालिक है उससे व्यवहार हमेशा अच्छा रखना चाहिए। यही तुम्हारे क्रूर पाप ग्रह हैं, मतलब सबसे ज्यादा तुम्हारी कुंडली में सबसे ज्यादा पीड़ित ग्रह यही है, 6ठा 8वां और 12वां, जिसमें कि सबसे ज्यादा खराब घर है 8वां घर मृत्यु तुल्य कष्ट और 12वां घर उसके बाद 100% दुख देने वाला घर है। ये 100% दुख देने वाला घर, ये है 80% दुख देने वाला घर, और ये है आपका 70% दुख देने वाला घर। ये वाला, ये 60%। 4th हाउस भी दुख देता है, उसको यहां नहीं पढ़ाऊंगा, दिक्कत हो जाएगी।
पर जो क्योंकि ज्योतिष पढ़ा रहा है वही बताऊंगा। फोर्थ हाउस वाला लॉजिक मुझे पता है वो क्या क्या दुख देता है, पर उसको उनको विद्यार्थियों को बाद में पढ़ा देंगे। अभी किताब से अलग जाऊंगा तो फिर वो किताब के नोट्स हैं उनके पास, दिक्कत हो जाएगी। किताब के नोट्स हैं उनके। मैं वैसे पहली बात बता दूं, जो फोर्थ हाउस होता है वो भी बीमारियां तकलीफ देता है, बड़े लेवल की देता है। कैंसर, बाप दादा परदादा माँ दादा इस घर से फलादेश करता हूं मैं। ये तेरे बाप को कैंसर है, ये दादा इससे मरा है, वो इस घर से देखते हैं फोर्थ हाउस। आप लोगों को भले ही उल्टा दिख रहा होगा, मैं ये भी बता दूं, आप लोगों को जो उल्टा दिख रहा है ना, तो चक्र जो है ना, चक्र वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चक्र ऐसे ही चल रहा है। आपको भले ही उल्टा दिख रहा हो पर घड़ी ऐसे ही है, समझ रहे हो ना। आप लोगों को कैमरे में उल्टा दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा समझ लेना सीधा। पर मैं मेरे हिसाब से सही लिख रहा हूं। अब मैं कैमरा उल्टा कर दूंगा ना, कई बार साउंड गायब हो जाता है, मुझे पता भी नहीं लगेगा। मैं पढ़ा रहा हूं मैं फिजूल में, कैमरे को उल्टा कर दूंगा तो मुझे पता भी नहीं लगेगा कि साउंड आ रहा है नहीं आ रहा है। छूने छाने से किसी की कॉल आ जाती है तो भी साउंड भाग जाता है, गायब हो जाता है। अभी आईफोन वालों ने सॉफ्टवेयर अपडेट किया है, इसमें वॉइस का क्या मैसेज डाल दिया, ऑटोमेटिक साला वॉइस मैसेज वॉइस मेल पे चला जाता है और वहां साउंड गायब हो जाता है। अभी साउंड आ रहा है बढ़िया, मेरे दिख भी रहा है यहाँ पे साउंड ग्रीन वो माइक में बोलता रहता तो पता लग जाता साउंड आ रहा है, ठीक है ना। ये क्रम चल रहा है मेरा इस टाइप से, और सारे चार्ट में इसी तरह से समझा रहा हूँ। आप लोगों को भले थोड़ा बहुत उल्टा दिख रहा हो, कोई नहीं, उसको सीधा करिएगा, समझिएगा मतलब तरीके से। तो यहाँ लिखा है 8वें 12वें भाव में बैठे हुए सभी ग्रह जातक को थोड़ी बहुत हानि अवश्य देते हैं, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे ये जो शनि है यहाँ पे, तो शनि तो क्रूर ग्रह पाप ग्रह ही होता है और इस घर का मालिक ही होता है। मंगल जो है वो यहाँ पे बैठा हुआ क्रूर पाप ग्रह है, तो अष्टम भाव में अच्छा फल देगा मंगल। बट मैंने बोला कोई भी यहाँ का घर का मालिक हो वो उसको दुख देगा ही देगा, कष्ट देगा ही। अष्टम भाव मृत्यु आयु व्याधि का सबसे ज्यादा पीड़ित घर होता है। उसके बाद 12वां घर जो होता है व्यान का, ये भी तकलीफ देता है। और ये रोग के घर का तकलीफ। अब देखो, रोग के घर के मालिक को अगर यहाँ 8 नंबर है, यहाँ मंगल बैठा है, तो ये इतना ज्यादा हानि नहीं देगा। छठे घर के बारे में इतना ज्यादा हानि नहीं लिखा, ये शत्रु हंता हो जाएगा, ये अच्छा काम करेगा। बट अष्टम भाव में कोई भी ग्रह बैठा, कोई भी सूर्य केतु मंगल राहु बुध सलाम ठीक है ना, सब तकलीफ देंगे। 12वें घर में कोई भी ग्रह वो पीड़ित हो जाते हैं, श्रापित हो जाते हैं। चलिए ये सूत्र भी हमने पढ़ा दिया। कौन से नंबर का? 12वें नंबर का सूत्र है। 13वें नंबर का सूत्र पढ़ते हैं। 13वें नंबर का, गुरु छठे भाव में बैठा हो तो वह शत्रु नाशक होता है। यदि शनि 8वें भाव में बैठा हो तो वह दीर्घायु देने वाला होता है, ये तो पता है। इसी प्रकार मंगल 10वें भाव में बैठा तो जातक को भाग्य को उत्तम बनाता है। ये भी बहुत बढ़िया सूत्र है। चलो इसमें पढ़ लेते हैं। अब देखो कोई सा भी लग्न हो, यहाँ पे हम ले लिया 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो शनि गुरु के बारे में लिखा है कि बृहस्पति अगर छठे घर में बैठा हो, 6th हाउस में बृहस्पति, तो बृहस्पति यहाँ शत्रुहंता होता है। रोग, इसको शत्रुहंता होता है। रोग से बचाव होगा, शत्रु नहीं होंगे, लोन मिल जाएगा, ऋण कर्जा आराम से मिल जाएगा, ठीक है। क्रूर पाप घर पे, इस घर पे कोई भी ग्रह, बृहस्पति छठा घर पे, इस 6th हाउस है, ये वाला, ये 6th हाउस है, इस पे कोई भी शुभ ग्रह, मतलब बृहस्पति जो है अच्छा फल देता है, अच्छा लाभ देता है। अब उसके बाद क्या लिखा है कि शनि जो है यहाँ पे 8वें घर में, मृत्यु के घर में, आयु को दीर्घ आयु देता है, ये एक लॉजिक है। और मंगल इस घर में बहुत बलवान माना गया है। मंगल इस घर में दिग्बली होता है, बलवान माना गया है। दक्षिण दिशा होती है ये वाली। मैं एक काम करता हूं, मैं सब लग्न को 1 नंबर 2 नंबर ही बनाता हूं सीरियल वाइज, तो जल्दी अच्छा समझ में आएगा। मैं एक्चुअल में अगर एक लग्न से ही सब चीजों की प्रेडिक्शन करूंगा तो लोगों को समझने में दिक्कत नहीं होगी और आगे पीछे नहीं होगा थोड़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अब देखो यहाँ पे मंगल बलवान माना गया है कि अच्छा फल देगा, यहाँ पे शनि अच्छा फल देगा 8वें भाव में। अब ये जो छठा घर है यहाँ पे गुरु 6th हाउस में बैठा हुआ गुरु शत्रुहंता होता है। अष्टम भाव में बैठा हुआ शनि दीर्घ आयु होता है। ये सूत्र है, ये लागू होंगे। यहाँ बैठा हुआ मंगल दिग्बली होता है, बलवान होता है, अच्छा फल देता है। चलिए इतना समझ गए। गुरु छठे घर, 8वें भाव में जो राशि हो उसका अधिपति अर्थात अष्टमें जिस भाव में बैठा हो उस भाव को बिगाड़ता है। इसी प्रकार राहु केतु जिस भाव में बैठे उस भाव को बिगाड़ देते हैं। अब देखो बहुत बढ़िया एक बात बताई गई है इन्होंने, कितनी बढ़िया बात बताई है। ये वाला लॉजिक बड़ा अच्छा लॉजिक लगा मेरे को, अभी तक के लॉजिक में सबसे ज्यादा अच्छा लॉजिक लगा है।
और जो व्यक्ति इस आधार पे, इन सूत्रों के आधार पे फलादेश करने लगेगा ना भाई साहब, मास्टर माइंड बन जाएगा फलादेश करने में, एस्ट्रोलॉजर बन जाएगा बढ़िया लेवल का। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये मेष लग्न के बारे में पढ़ा रहे हैं हम, क्योंकि इसमें मेष लग्न ही है अभी। चलो अब बात क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि 8वें भाव में जो राशि हो उसका अधिपति अष्टमेश। अब देखो 8वें भाव में जो राशि हो, तो 8वें भाव में मंगल है, मंगल है ना, राशि बोला है इन्होंने, 8वें भाव में, ग्रह नहीं बोला है, इसमें साफ लिखा है, ये पढ़ लीजिएगा, फोटो इसकी फोटोज डाली हुई है मैंने। यहां लिखा हुआ है कि 8वें भाव में जो राशि हो उसका अधिपति अष्टमेश जिस भाव में बैठा होता है उस भाव को बिगाड़ देगा। अष्टमेश मंगल है, अष्टमेश मंगल है, अब मंगल बैठा है यहाँ पे चतुर्थ भाव में, यहाँ तो मंगल वैसे ही नीच हो गया, तो इस भाव की ऐसी की तैसी कर देगा, माता बहन भूमि के घर का सुख नहीं देगा, इसको हमने, चलो कोई बात नहीं। अब मंगल मकर राशि पे उच्च का बैठा है, ठीक है, उच्च का, और यहाँ पे दिग्बली होता है, मंगल अच्छा फल देता है, बट फिर भी अष्टमेश है और मेष लग्न है, समझ रहे हो। अष्टमेश का जो है तो यहाँ पे मंगल थोड़ा सा खराब काम करेगा, मीडियम मंगल। देखो अभी मैंने बताया कि मंगल यहाँ दिग्बली होता है और बहुत अच्छा होता है, अच्छा माना गया, फल में वृद्धि भी करता है, बट अष्टमेश होने के कारण पता है क्या करेगा, फल में तो वृद्धि करेगा, पर अष्टमेश होने के कारण कहीं ना कहीं पैसा डूबो देगा, कुछ ना कुछ पैसा डूबो भी देगा, क्योंकि अष्टमेश का मतलब होता है डूब जाना, पाताल लोक, अष्टमेश को पाताल लोक भी बोलते हैं, तो वो डूबेगा, क्योंकि अष्टमेश यहां लिखा हुआ है 8वें भाव में जो राशि हो उसका अधिपति अर्थात अष्टमेश जिस भाव में बैठा होता है उस भाव को बिगाड़ देता, साफ लिखा है। अब उसके बाद क्या लिखा है, इसी प्रकार राहु केतु जिस भाव में रहते हैं उस भाव को भी बिगाड़ देते हैं। अब राहु केतु जिस भी घर में बैठे होंगे, यहाँ राहु बैठा है, केतु यहाँ बैठेगा, जाहिर सी बात है राहु के सामने केतु होता है, या यहाँ केतु है, यहाँ राहु है, तो जिस भी घर में राहु केतु बैठेंगे उस घर को बिगाड़ देंगे, ये भी एक सूत्र है, इसको भी याद रखना। और अष्टमेश का अधिपति मालिक कहीं भी जिस भी घर में बैठेगा उस घर की भी माँ बहन एक कर देगा, मतलब उस घर की ऐसी की तैसी कर देगा। अब क्या लिखा है, यदि द्वितीय पंचम तथा सप्तम भाव में गुरु अकेला बैठा हो तो वह जातक के धन पुत्र स्त्री के लिए सदैव अनिष्ट कारक होता है। इन घरों में गुरु को निष्फल माना गया, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखो मैं ये लाइन वाइज नंबर इसलिए बैठा रहा हूं, लग्न कोई सा भी हो, यहाँ 10 होगा, यहाँ 11 होगा, 12 होगा, 13 1 होगा, 2 होगा, कोई भी लग्न हो, समझ रहे हो ना, उस हिसाब से समझ ले, लग्न कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैं मेरे हिसाब से इसलिए समझा रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आराम से आए। चलिए अब हम बात करते हैं क्या बोला गया इसमें कि यदि द्वितीय पंचम सप्तम भाव में, अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यदि द्वितीय भाव में गुरु, इसको ग्रीन कलर से लेते हैं हमने, लाल नहीं, काले से ज्यादा अट्रैक्ट होगा, गुरु यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे अकेला बैठा हो, अकेला बैठा हो, इसको कोई शुभ ग्रह ना देख रहा हो, द्वितीय भाव में, पंचम भाव में और सप्तम भाव में गुरु अकेला बैठा हो, ये सूत्र है। यदि द्वितीय पंचम सप्तम भाव में गुरु अकेला बैठा हो तो वह जातक के धन पुत्र और स्त्री को लिए सदैव अनिष्ट कारक होता है, अनिष्ट कारक होता है। ये भी एक सूत्र लागू होता है कि अगर इसको चंद्रमा नहीं देख रहा है, मंगल नहीं देख रहा है, शुक्र नहीं देख रहा है, बुध नहीं देख रहा है, अकेला बैठा है, गलती से राहु देख रहा है, तो भी ये खराब माना जाएगा। द्वितीय पंचम और सप्तम भाव में गुरु अगर अकेला बैठा है तो यह धन को, स्त्री को और पुत्र को नाश करने वाला होता है। पंचम भाव में गुरु अगर अकेला बैठा हो तो निष्फल माना गया है। द्वितीय भाव में भी गुरु अकेला बैठा हो तो पैसे के नुकसान करा देता है। और पति के घर में, पति पत्नी के घर में अगर गुरु अकेला बैठा हो, उसको कोई शुभ ग्रह ना देख रहा हो, तो वो भी नाश कर देता है, चीजों को नाश कर देता है, पत्नी को भी नाश कर देता है। ये भी एक सूत्र है, इसको भी याद कर लीजिएगा, ये अच्छा सूत्र है, ये भी लागू होता है चीजों पे। ये सब फलादेश देखने वाले बहुत कम विद्वान लोग हैं, ये भी बता दूं, इतना दिमाग नहीं चलता हर आदमी का एस्ट्रोलॉजर होगा, वो तो चूतिया हैं, 2 नंबर के छोटे मोटे अपने आप को एस्ट्रोलॉजर बताते हैं, मैंने देखा ऐसे बहुत सारे हैं। और मैंने बाकी एक बहुत बड़ी बात भी बताई हुई है इसमें कि ये चीजें जो है ना, ये सूत्र जो है, जब हम ज्योतिष का फलादेश सीख जाएंगे, ये सूत्र मैंने एक गलती करी है, ये मैंने पहले ही पढ़ा दिए, इसको अगर मैं लास्ट में पढ़ाता थोड़े दिनों के बाद, फलादेश करने के बाद, तो उसके बीच में ये सारे सूत्र आ जाते। पर ये सूत्र उन्होंने इसलिए दे दिए कि इसके आधार पे जब आदमी आगे बढ़ के मेष लग्न से वृष लग्न की, ये जो भी लग्न के फलादेश करेगा,
तो उसे कुछ सुविधाएं होंगी फलादेश करने में और वो अच्छा सटीक फलादेश कर पाएगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि ये सूत्र हमेशा लागू होंगे इन चीजों पे। ये वाले सूत्र फलादेश में हमेशा लागू होंगे, इसलिए इन्होंने ये चीज आगे पढ़ा दी और ये बढ़िया सूत्र दिए। इसके आधार पे क्या होता है कि आदमी अगर मान लो बेसिक वो बढ़िया तरीके से पढ़ता हुआ चल रहा है, बेसिक को अगर वो बढ़िया तरीके से पढ़ता हुआ चल रहा है और उसको ये सूत्र पूरे रट गए हैं दिमाग में, तो वो अपना गणित लगाएगा कि इसका ये वाला लग्न है, इसमें अष्टमेश जो है मंगल है और मंगल जो है यहाँ बैठा है लग्न में, तो शरीर को हानि देगा ही देगा थोड़ा, क्योंकि अष्टमेश है, मृत्यु के घर का मालिक है। अब अष्टमेश शनि है, मान लो पराक्रम के घर में बैठा, तो आदमी क्या करेगा, कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। और इसके अंदर पराक्रम माने तेजी का कारक, तेजी, किसी भी चीज में एकदम से झटके से कोई भी कार्य करना, तो वहां ये कोई भी काम डिसीजन लेगा, पराक्रम अष्टमेश का लॉर्ड है, वो उसको नुकसान देगा ही देगा। ये सब चीजें फलादेश में बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं। फलादेश करने के टाइम आपका एक व्यक्तित्व बनाती है अच्छा, कि हाँ भाई आपको नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी से संबंधित, आपने बिल्कुल सही बताया मुझे, अभी अभी मैंने पैसा लगाया और मुझे नुकसान हुआ। और दशा भी थोड़ी सी उस टाइप के ग्रह की, अष्टमेश के मित्र की चल रही थी, मृत्यु के घर का जो अष्टमेश है, अगर मान लीजिए अष्टमेश शनि है और बुध की शुक्र की चल रही है, तो वो आपको नुकसान देगा ही देगा, स्वाभाविक सी है। राहु की चल रही है तो भी नुकसान दे देगा। तो ये चीजें बहुत मायने रखती हैं कि कौन किसका मित्र है, कौन किसका शत्रु है, कौन स्वक्षेत्रीय है, कौन मित्र क्षेत्रीय है, क्या काम करेगा ग्रह, कितना शुभ अशुभ, ये सब बहुत मायने। बेसिक अगर पढ़ लिया, देखिए मैं बता रहा हूं, मैंने ज्योतिष को सच बात बताऊं, प्रेडिक्शन करते 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 ना धीरे धीरे ऐसा बैठ गया दिमाग में, ऐसा बैठ गया, आज मेरे प्रति एक व्यक्ति के अपॉइंटमेंट में हर आदमी पहली बात तो मुझसे एक बात बोलता है, महाराज जी आप ही देख दो क्या देखना है, और सबसे पहला पॉइंट ही मारता हूं दशा देखते ही। आज मैंने एक कुंडली देखी, अभी मुझे याद है, तो जिसका गुरु की दशा थी, बुध वाला लग्न था, तो गुरु बैठा हुआ था, मैंने छूटते ही बोला, मैं कहा मोटापा बढ़ा हुआ है, कह रहे हाँ जी गुरुदेव बढ़ा हुआ है बड़ा। मैंने कहा मोटापे में, चर्बी में, बॉडी में फैट बढ़ गया, दर्द वर्द हो रहा हुआ थोड़ा, हाँ महाराज जी हाँ। तो वो छूटते ही, क्योंकि मुझे पता है ना आदमी की क्या स्थिति है, और अगर आपने प्रथम ही चीज उसको सही बता दी सटीक, फिर उसके बाद पता है क्या है, गुरु जो है जिस घर में बैठा था भाग्य स्थान में शत्रु की राशि पे, ठीक है, सूर्य उसके साथ बैठा हुआ है और शनि उसके साथ बैठा हुआ है, केतु उसके साथ बैठा हुआ है, उसमें पैरालिसिस का भी योग था घर में, उसमें घर में अभी पैरालिसिस मारा है किसी को, प्रेजेंट में कुछ दिन पहले ही मारा है। तो कुछ फलादेश ऐसे होते सटीक। और अब फिर मैंने देखा गुरु मालिक कहाँ का है, नवम भाव में बैठा है, 9th हाउस में शत्रु की राशि पे, और गुरु की दशा चल रही थी, और लग्न उसका बुध का था, तो बुध का शत्रु है गुरु वहां का था, कहाँ का, 9th 12वें घर का मालिक था। तो मैंने छूटते ही बोल दिया, मैंने कहा इन्होंने अभी कुछ लॉस खाया, नुकसान खाया, इनका पैसा डूबा है कहीं। हाँ महाराज जी इनका पैसा फंसा पड़ा है, डूब गया, कुछ डूबा भी और फंसा भी पड़ा। छूटते मैंने फलादेश मारा बिल्कुल। तो भाई साहब सामने वाले पे इतना अच्छा अट्रैक्शन पड़ता है कि यार इन्होंने तो देखते ही अपनी कुछ हमारी समस्या बता दी, जो हम पूछने वाले थे कि हमारे ये समस्या क्यों है, वो मैं चार्ट खोलते ही बता देता हूँ कि आदमी पूछना क्या चाह रहा है, उसकी दशा दर्शा देती है कि इसके साथ ये समस्या। और एक का नहीं, मैंने आज 5-6 कुंडलियां देखी, मैंने सबकी समस्याएं बता दी। चलो हिमाचल वालों ने तो मुझे, एक हिमाचल के क्लाइंट थे, उन्होंने तो मुझे संतान संबंधित बाधा है उन्होंने पहले ही खोल दी थी, तो फिर मैंने उसका कारण भी निकाला ढूंढ के कि क्यों बाधा है, किस लिए का बाधा है। विटामिन बी और डी के हार्मोन्स की कमजोरी थी उनके, और शत्रु ग्रह, क्रूर ग्रह, पाप ग्रह बाधा दे रहे थे संतान में। दोनों ही पति पत्नी की वो दशा चल रही है जो मारक है और खराब है। एक के चंद्रमा की दशा थी, उसके ऊपर केतु बैठा जो कि संतान बाधक ही होता है, और एक के बुध की दशा थी, उस पर भी केतु बैठा है जो कि संतान बाधन है, स्किन प्रॉब्लम दे रहा है उनको, चर्म रोग दे रहा है, खुजली, दाद वाद प्रॉब्लम्स दे रहा है, वो भी मैंने बता दिया उनको। विटामिन बी और डी की, हार्मोन्स की दोनों की कमजोरी है, और उनके कितने साल हो गए, 5-6 साल से संतान नहीं हो रही है, और वो कह रहे हैं मेडिकल हमने कुछ कराया नहीं है, बाकी अब दिखाएंगे। मेडिकल में उनके कुछ नहीं निकलेगा, ये भी मैं बता दूं, मैंने उनको बता दिया क्या करने से संतान हो जाएगी आराम से, ये भी बता दिया। अब देखिए यदि पंचम सप्तम भाव में गुरु अकेला, उसके बाद है जिस भाव का जो ग्रह कारक माना गया है वह यदि अकेला उस भाव में बैठा तो उस भाव को बिगाड़ देता है। इसकी मां की जाइए, क्यों बिगाड़ देगा, जिस भाव का जो ग्रह कारक माना गया यदि अकेला उस भाव में बैठा हुआ हो तो वह उस भाव को बिगाड़। अब देखिए जिस भाव का जो कारक ग्रह माना गया है, तो मैंने बताया किस भाव का कौन सा ग्रह कारक माना गया, ये चीजें मैंने पढ़ाई हुई है। मेष 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ का कारक शनि है, एकादश भाव का कारक गुरु है,
कर्म स्थान का कारक शनि भी है, बुध भी है, ठीक है, शुक्र भी है, मंगल 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 शुक्र, हाँ मंगल, मतलब 4-5 ग्रह इस घर के। 9th हाउस का कारक ग्रह गुरु है, अष्टम मृत्यु के घर का कारक शनि है, ठीक है, शुक्र इस घर का कारक ग्रह है, ठीक है, इस घर का कारक ग्रह मंगल और शनि है, मंगल और शनि है, इस घर का कारक ग्रह बृहस्पति है, गुरु है पंचम का, चतुर्थ का कारक ग्रह चंद्रमा है और बुध भी है एक स्थिति में, बुध और चंद्र, इसका कारक ग्रह मंगल है, इसका कारक ग्रह गुरु है, इसका कारक ग्रह सूर्य है लग्न का। तो जिसका क्या 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 लिखा हुआ है कि जिस घर का जो कारक ग्रह अगर वो उस घर में अकेला बैठा हुआ है, अकेला, उस पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है शुभ ग्रह की, तो वो उस घर के फल को बिगाड़ता है, कष्ट देता है, उसमें तकलीफ देता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ मंगल बैठ गया इस घर में, अकेला बैठ गया मंगल, उसको कोई ग्रह नहीं देख रहा है, दृष्टि नहीं है, तो फिर वो उस घर के फल को बिगाड़ेगा, थोड़ा काम कराएगा और बिगाड़ भी देगा। ये भी चीज लिखा हुआ है इसमें कि जिस भाव का जो कारक ग्रह है वह यदि ग्रह वह अकेला उस भाव में बैठा हुआ हो तो वह उस भाव को बिगाड़ देता है, ठीक है। भावों की गणना लग्न से ही की जाती है, हमने लग्न से ही सारे भावों की गणना की है, 1 2 3 4 5 6 7 ये भाव, लग्नेश, द्वितीयेश, तृतीयेश, चतुर्थेश, पंचमेश, षष्ठेश, सप्तमेश, अष्टमेश, नवमेश, दसमेश, एकादशेश, वेश, इसी भाव से, इसी प्रकार से हमने किया कि भाव की गणना की जाती है। लग्न को पहला भाव मानकर उसके बाईं की ओर क्रम से द्वादश भाव की गणना करती है। किसी भी लग्न से भावों की गणना में कोई अंतर नहीं आता। अब देखो क्या लिखा है, ये चीज पढ़ा रहे हैं बेसिक, कि भाव कभी नहीं बदलते हैं, भाव 1 2 3 4 5 6 7 वही रहते हैं। इन्होंने कैसा, किसी भी लग्न से भावों की गणना कभी चेंज नहीं होती है, भाव हमेशा वही होते हैं। लग्न मतलब प्रथमेश, द्वितीयेश, तृतीयेश, चतुर्थ, पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तमेश, सप्तमेश भाव, अष्टम, मैं वैसे तो पढ़ा ही रहा हूं, नवम, दसम भाव, एकादश, द्वादश। तो भाव कभी नहीं चेंज होते हैं, भाव वही रहते हैं, इस बात को याद रखना। मतलब जहां से हम चालू करते हैं वहां से उल्टे होके भाव कभी नहीं बदलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ 2 3 4 5 6 7 इस तरह से पढ़ा दिया, तो भाव कभी नहीं बदलेंगे, भाव अपने हिसाब से ठीक सीरियल वाइज उल्टी गति में चलते रहते हैं, ठीक है ना। राशियां परिवर्तन हो जाती है, राशियां बदल जाती है, भाव कभी नहीं चेंज होती। क्या हो रहे राहुल, धूप दे मूसा मराठा तो दे दे माचिस देखो এখানটা আছে কি, এইটা নিচটা তো দেখো এটা আছে তো লে, তিল্লিটা থাকতে পারে, ওইটা এগুলাতেও থাকতে পারে, এটা একটাই তিল্লি আছে, দেখো এটা কটা আছে, ভাগ করে দিবি একটু আছে तो समझ में आ गया। तो भाव कभी नहीं बदलते, भाव अपने एक क्रम वाइज चलते रहते हैं। द्वादश भाव, जन्म कुंडली के 12 भावों में राशियों के नामों को अंकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मेष आदि 12 को क्रमशः 1 से 12 तक के अंशों में किया जाता है। 12 उदाहरण कुंडलियों के लिए बृहस्पति यदि पहले, चौथे, 5वें, 9वें और 10वें भाव में स्थित हो तो उसे दोषों को नष्ट करने वाला कहा गया है। सूर्य 11वें स्थान में स्थित हो, चंद्रमा शुभ लग्न में स्थित हो तो वह नवमांश दोनों को नष्ट कर देता है, ठीक है। बुध प्रथम भाव, चतुर्थ, पंचम, नवम, दसम भाव में स्थित हो दोष हो तो उसे 100 दोषों को दूर करने वाला बताया गया। इन स्थानों में शुक्र हो तो दोषों को, जन्म कुंडली का फलादेश कैसा फलादेश बता रहे हैं। चलो इस बेसिक को कल पढ़ाएंगे, ये वाला बेसिक थोड़ा सा बाकी है, इसको कल पढ़ा देंगे एक बार, और इस वाले बेसिक को कल पढ़ा देंगे, और उसके आगे की पुरुष तत्व और भी कुछ चीजें, स्त्री तत्व, उसको दोबारा से एक बार रिवाइज करा देंगे बेसिक को, ठीक है। आज का बेसिक क्लास इतना ही हो गया। ये सूत्र थे, ज्योतिष के कुछ सूत्र होते हैं, फलादेश होते हैं, तो इन चीजों को पढ़ा देंगे। और थोड़ा सा बाकी रह गया, 1-2 श्लोक और बाकी रह गए थे, और उसके आगे का छोटा सा मोटा सा बेसिक और है। पुरुष तत्व क्या होता है कि हमने अगर किसी की कुंडली यहाँ 7 नंबर देखा है, वो पुरुष है, तो यहाँ 1 नंबर स्त्री होगी। इसका मतलब पता है क्या है कि पुरुष जो है वो स्त्री की तरह है, और जो पत्नी है वो इस पुरुष की तरह है, क्योंकि वो विटामिन B है पत्नी, और जो पुरुष है वो शुक्र है, वो जल तत्व है, हार्मोन्स कमजोर है। इसका मतलब उसका पति
सीधा साधा होगा, और पत्नी का गोल चेहरा होगा, गुस्से वाली होगी और भड़कालू होगी। ये अगर यहाँ शुक्र साथ लगना है, इसका मतलब यही बोला गया कि जो लग्नेश है उसका कारक ग्रह सूर्य है, अग्नि तत्व, और जो सप्तमेश है उसका कारक ग्रह शुक्र है। तो पत्नी के घर पे अगर अग्नि तत्व आ रहा है तो पत्नी का स्वभाव हाव भाव मतलब थोड़ा जोर वाला होगा, दबंग टाइप का, ये बताया जा रहा। ये भी एक बेसिक में चीज है, इसको कल पढ़ाएंगे जो छोटा बहुत रह गया। हमारे 2-4 बच्चे स्टूडेंट्स हैं जिनके समझ में नहीं आया था छोटा मोटा चीज, तो उन्होंने मुझसे आज फोन पे बात करी थी, बताया था, नविता जी हैं चौधरी जी, तो उन्होंने मुझे बोला था कि महाराज जी जो बेसिक के सूत्र आपने पढ़ाए थे क्लास में उसे दोबारा से एक बार पढ़ा दीजिएगा, मतलब तो बता दीजिएगा। तो मैंने उनको बोला हुआ है। और वैसे देखो मैं झूठ नहीं बोलूं कि भैया जो हमारे पास फीस दे के पढ़ रहे हैं, पैसे दे के पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनकी हर समस्या का निदान करना मेरा फर्ज है, मैं पैसे ले रहा हूं उनसे, ठीक है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि वो अच्छे से सीख ले, समझ ले। तो मैंने बोला हुआ साफ क्लियर करके कि भैया पर्सनल भी किसी को कोई चीज हो तो अगर वो मैटर्स होगा कि हाँ सबके समझाने लायक है, कि अब होता है ना कि कोई व्यक्ति मान लो कोई लड़का है मान लो जो सीख रहा है, मेरे पास 10-12-15 जने के आसपास है, तो अब मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने मूर्खता वाला प्रश्न किया, मूर्खता वाला, उसका कोई लेना देना ही नहीं अभी ज्योतिष से, तो फिर मैं उसकी बात को नहीं छेड़ूंगा बाजार में, मैं देखूंगा ये तो चलो इसके माइंड का वो है, थोड़ा कंफ्यूजन है, तो उसको तो मैं उसी को सॉल्व कर दूंगा। पर अगर कोई व्यक्ति वैचारिक प्रश्न उठाता है कि जो सबके निमित्त किए, कि सबके समझने की, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि उसको फिर मैं सबको अच्छे तरीके से दोबारा से समझा। भाई मैथ्स की क्लास होती है ना टीचर के सामने, हमारे नहीं मैथ्स पल्ले पड़ता है तो टीचर बोलता है 2 बार सीख लो, 4 बार सीख लो, साला करो, जब तक तुम खुद से नहीं कर पा रहे हो मेरे से पूछो, मैं बताता हूं। मैं तो जब पढ़ाई हम जो ये नियम है, तो कहने का मतलब यही है कि ये जो बेसिक सूत्र थे ये मेरी क्लास यूट्यूब पे पड़ी हुई है, तो पहले किसी के नहीं समझ में आया तो बढ़िया, अच्छा किया उन्होंने मुझसे, मेरे से बोला, उन्होंने आग्रह किया कि महाराज जी जो सूत्र के बारे में आपने पढ़ाया था उसको एक बार और डीपली करके समझा दीजिएगा दोबारा से। तो मैंने बोला आज की क्लास सूत्रों के ऊपर ही आएगी, क्योंकि बेसिक को मजबूत करना भी बहुत जरूरी है। हम मेष लग्न के राहु के फलादेश तक पहुंच गए कि मेष लग्न में राहु क्या काम करता है हर घर में, ठीक है। मेष लग्न हमारा खत्म भी होने वाला है, मेष लग्न में केतु का फलादेश होते ही खत्म हो जाएगा। मेष लग्न के बारे में हमने बता दिया कौन सा घर ग्रह कहां पे बैठा क्या काम करता। पर सबसे बड़ी मायने वाली चीज है कि ये जो बेसिक सूत्र है ये हमको बहुत ज्यादा याद करने की। बेसिक की पढ़ाई मतलब आप जड़ मजबूत कर रहे हो, जड़, पत्ते, डाली, नींब वो तो एक टूटेगी तो दूसरी ओर आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर पेड़ मजबूत होना चाहिए, बेसिक हमेशा मजबूत होना चाहिए। बेसिक की नॉलेज जितनी ज्यादा आपको मजबूती के साथ रहेगी उतना ज्यादा अच्छा मजबूती के साथ आप फलादेश कर पाओगे और आपका रिस्पॉन्स दूसरों के ऊपर प्रभावित होगा, मतलब आपका अट्रैक्शन दूसरों के ऊपर प्रभावित होगा, समझ रहे। चलिए आज की क्लास को यहीं सीमित करते हैं, खत्म करते हैं। और आज की क्लास लगभग 1.5 घंटे की होने को जा रही है, 1.5 घंटा नहीं, 1 घंटा 20-22 मिनट की होने को जा रही है। चलिए ठीक है ना। और मेरे को ये भी मैं बता दूं, किसी के कोई चीज अगर नहीं समझ में आ रही हो, जो बच्चे हैं स्टूडेंट मेरे से उठा सकते हैं प्रश्न, मैं उनको बिल्कुल समझा दूंगा। मेरा दायित्व है मैं उसको यहाँ लाइव में समझाऊं, क्योंकि मुझे पता है कि भाई और भी लोगों के मतलब का ये प्रश्न दिमाग में हो सकता है, तो और अगर पर्सनल भी मुझे पता रहता है कि किसी को कुछ चीजें कि मैंने बता देनी है, थोड़ा सा उनको समझा देना अपने तरीके से, सबका ये प्रश्न नहीं होगा, इन्हीं का प्रश्न है, तो भी मैं समझा दूंगा। किसी भी चीज को सॉल्व करना मेरा दायित्व है, जो मेरे से साथ पढ़ रहे हैं हर चीज को सॉल्व करना वो मेरा दायित्व है। वो मुझसे नवमांश कुंडली बोलेंगे, भयात भभोग करके कुंडली बनाना बोलेंगे, वो सब मैं सिखा दूंगा, मैंने बोला हुआ वो सब सिखा दूंगा। अभी वो ज्योतिष के फलादेश में उसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अभी मैंने उनको साइड में रखा हुआ है। मैंने कहा बेसिक तरीके से चलेंगे जिससे फलादेश करे आदमी, कम से कम इनकम और सोर्स चालू हो जाए उसकी, उसे लगने लगे कि हाँ मैं कुंडली देखना सीख गया हूं, मैं एक अच्छी चीज में मतलब मेरा वो है, उसकी जिज्ञासा बढ़ेगी कि भाई मैं अच्छा काम कर रहा हूं, मैं लोगों को गाइड कर रहा हूं, तभी तो वो और ज्यादा आगे वो होगा ना, आग्रह होगा सीखने का। तो अभी उसे जिस बेसिक से लेके चल रहे हैं, बाद में फेस रीडिंग, हस्तरेखा, वास्तु सब सिखाऊंगा, कोई चीज नहीं छोड़ूंगा। 2 साल क्लास चलेगी तो 2 साल भी उसे अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में रखूंगा, फीस वही 6 महीने की लगेगी। 4 साल क्लास चलेगी तो 4 साल। और देखो मैं बताऊं, मैं जिस हिसाब से मुझे हर क्षेत्र की नॉलेज है, तो मैं क्लास तो बंद नहीं करूंगा, कुछ ना कुछ तो मैं, क्योंकि मेरा तो काम चलो बढ़ ही रहा है, मेरे पास तो काम की कमी नहीं है। आज भी 6 अपॉइंटमेंट थी मेरी, 750 करके मैंने 6 अपॉइंटमेंट निपटाई आज, और कल के लिए भी एडवांस में अपॉइंटमेंट आ चुकी है मेरे पास। तो मेरा यही कहने का मतलब है, चलो मेरा तो मेरे को नॉलेज है और मैं अपॉइंटमेंट भी ले रहा हूँ और आगे काम भी कर रहा हूँ, पर जो भी विद्यार्थी मेरे साथ पढ़ने वाले हैं, तो मैं यही चाह रहा हूँ कि वो भी जल्दी से जल्दी फलादेश करना सीखे। और मेरे पास कल जो है, कल कह रहा हूँ परसों नरसों की बात है, वो एक लड़का है हमारे, क्या वो महाराष्ट्र साइड का, तो उसने किसी के नेता है कोई, वो
राजनीति से, उसके गुरु के पास जाके कुंडली संबंधित चर्चा करी तो उसने उसके गुरु को फेल करके आया मेरे कहने से। कह रहा हमारे जो गुरुदेव ने जो बोल दिया वो होगा ही होगा। उन्होंने बोल दिया इसका राजनीति में कोई करियर नहीं है, ये राजनीति में पैसा बर्बाद करेगा। तो और उसके गुरु ने बोला था करियर है। तो उसने बता दिया देखो राहु बैठा है यहाँ पे मारक राशि पे, शनि की राशि पे, और वो कर्म स्थान को देख रहा है नवम पूर्ण दृष्टि से, तो वो राजनीति में इसको लाभ नहीं देगा। और राहु केतु के बीच में ही सारे ग्रह बैठे हुए हैं, एक ग्रह बाहर है, काल सर्प दोष भी है, और उसका गुरु कह रहा नहीं है। बाद में उसके गुरु ने स्वीकार किया कि हाँ भाई कोई होगा पंडित वंडित काहे का गुरु, मैं तो गुरु नहीं मानता ऐसे लोगों को। तो उसने स्वीकार किया कि हाँ जो तुमने चीजें बताई हैं, उसने और भी चीजें बताई काफी। कह रहा तुम्हारे गुरु को भी प्रणाम और तेरे को भी प्रणाम, भाई तेरे को नॉलेज है ज्योतिष की। तो जो नेता मंत्री था उसके साथ, जिसके साथ वो नेता गया था राजनीति वाला जो, तो उसने इसको बोला कि हाँ भाई हाँ आज तेरी बात हमारे गुरुदेव ने भी मानी है, हाँ तेरे को नॉलेज हो गई। तो धीरे धीरे वो कह रहा गुरुदेव आज मैं झंडा गढ़ के आया हूँ आपका। मैंने कहा मैं सबसे पहले आपको बता दूं, मैंने कहा ऐसे ही है, बढ़िया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा 3 महीने में तो तुम्हें ट्रेंड कर दूंगा, पूरा ट्रेंड कर दूंगा कुंडली देखने वाला। धनवंतरी बीज भंडार है मोटा सा, मेरे जो स्टूडेंट है यहाँ पे जो है व्हाट्सएप में, उनको पता है कि उनको भी परसों नरसों के लाइव में आए थे वो मेरे पास व्हाट्सएप पे, तो उन्होंने फलादेश किया और बढ़िया। अरे यार हमसे सीख के और फलादेश करे और पीछे नेगेटिव रिस्पॉन्स मिल जाए, हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता कि हमसे सीख ले आदमी और रिस्पॉन्स ना मिले उसे। मैं सारे फलादेश सटीक पॉइंट पे ही मारने वाले करता हूँ, और मैं इस मामले में विद्वान आदमी हूँ। विद्वान मतलब मैंने पढ़ाई करी है बहुत, और बहुत नॉलेज। मैं कह रहा हूँ ज्योतिष के क्षेत्र में लोग बहुत बड़ी बड़ी रील बनाते हैं, बातें बनाते हैं, ऐसा होता है नहीं, वैसा होता नहीं, ये होता है नहीं, वो होता है। अरे हर कुंडली में अपने अपने कर्मों के अनुसार एक अलग फलादेश होता है, सब पे सब चीजें लागू नहीं होती है। डिपेंड करता है कि उसकी दशा क्या चल रही है, उसकी कुंडली कितनी मजबूत है, उसका कोई एक आध ग्रह ऐसा है जो चाबी वाला की प्लानेट होता है, की प्लानेट बोला जाता है एक ग्रह, योग कारक ग्रह जिसको बोला जाता है। हर एक कुंडली में एक की प्लानेट होता है जिसके पास चाबी होती है उस कुंडली की पूरी, वो ताले की चाबी है उस पूरी कुंडली की, उसको की प्लानेट बोलते हैं। तो वो बड़ा संभालता है जीवन में सब चीजों को, क्षेत्रों को। अष्टमेश शनि है अगर, तो वो की प्लानेट होता है, ये भी बता दो। अगर अष्टमेश शनि है, मृत्यु के घर का कारक, और शनि अगर अष्टम में भाव में बैठा तो, और बुध शुक्र का लग्न है, तो शनि बड़ा योग कारक ग्रह होता है उसमें। चलिए लाइव को बंद किया जाए, मैं भोजन करूंगा थोड़ा सा और रेस्ट लूंगा। और कुंडलियां भी देखी है मैंने, और कल के भी अपॉइंटमेंट है, और मेरे पूजा पाठ के भी जाप चल रहे हैं कस्टमरों के। तो सुबह सुबह तो मैं माला करता हूँ। आज भी कॉल आई थी सुबह, गुरुदेव अपॉइंटमेंट अभी दे दो। मैंने कहा भैया मेरे पूजा पाठ चल रहा है, मैं नहीं लेता अपॉइंटमेंट। हेलो, चलो साउंड आ रहा है, बंद कर रहा हूँ। सुबह में कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेता, 4 से 8 बजे की अपॉइंटमेंट लेता हूँ मैं शाम के टाइम। लाइव